ठंड ने उसे तुरंत महसूस किया, लेकिन यह अच्छे तरीके से उसे तरोताजा कर रही थी, जैसे ठंडा स्टील उसके विचारों को तेज कर रहा हो। उसने धीरे से सांस ली। हॉस्पिटल की फ्लोरोसेंट लाइट उसके पीछे फीकी पड़ गई और वह शहर के अंधेरे में वापस घुल मिल गया। पैसा सबसे अच्छी चीज नहीं थी जो अर्थ ऑनलाइन ने उसे दी थी, ताकत भी नहीं थी। इसने उसे जो दिया वह था कंट्रोल। एक ऐसी दुनिया में जहां असलियत लगातार मार्क और केट जैसे लोगों के पैरों तले से जमीन खींच लेती थी, डेमन को आखिरकार यह कहने का हक था कि आगे क्या होगा, और वह इसे बर्बाद करने का प्लान नहीं बना रहा था। उसने अपनी हुडी को और कसकर अपने चारों ओर खींचा, अपने हाथ जेब में डाले और सबसे पास के बस स्टॉप की ओर चल दिया। गेम पर वापस जाने का समय हो गया था। हॉस्पिटल जाना बेकार गया, लेकिन उसने कम से कम यह पक्का कर लिया कि अगर वह काफी खून पी लेता है तो वह गेम से नॉर्मल तरीके से जाग सकता है और खून का प्यासा नहीं रहेगा। अब सवाल यह था कि वह कब तक पेट भरा रहेगा। इसके लिए उसे अपना समय गेम के बाहर बिताने की जरूरत नहीं थी। ये पहले कुछ दिन बहुत जरूरी थे और वह उनमें से कुछ भी बर्बाद नहीं करना चाहता था। वह बस में चुपचाप बैठा कई बातों के बारे में सोच रहा था। जाहिर है, केट की बीमारी ठीक करने के लिए अपने खून का इस्तेमाल करने का ख्याल उसके दिमाग में आया, लेकिन वह जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लेना चाहता था। शायद केट को इसकी जरूरत नहीं थी। शायद उसका बस एक मुश्किल प्रोसीजर था जिसके लिए उन्हें पैसे चाहिए थे, और बस इतना ही था। डेमन ने पॉजिटिव सोच रखने की कोशिश की, लेकिन जब उसने सोचा कि उसका दोस्त पिछली जिंदगी में कैसा बन गया था, तो उसके मन की आवाज ने उसे बताया कि उसकी छोटी सी बीमारी इतनी भी छोटी नहीं थी। वैसे भी वह अपनी हद पार कर रहा था। अगर वह मदद करना भी चाहता तो भी वह इस समय नहीं कर सकता था। उसे फॉलोअर्स बनाने और दूसरों को वैम्पायर बनाने के लिए ब्लड लॉर्ड बनने की जरूरत थी, और वह इस समय सिर्फ एक ब्लड इनिशिएट था। डेमन ने चुपचाप कई बातों के बारे में सोचा जब बस उसके नीचे से गुजरी और आखिरकार उसका स्टॉप आ गया। उसकी ब्लड सप्लाई की समस्या अभी भी एक बड़ा सवालिया निशान थी। जैसे ही वह बस स्टॉप से बाहर निकला, उसने एक शराबी को दो औरतों को चुपके से बाहर निकालते हुए देखा और उन्हें बस स्टॉप से जितनी तेजी से भागा जा सकता था भगा दिया। औरतें, जो साफ तौर पर डरी हुई थीं, सड़क के उस पार भाग गईं और उस आदमी को डर से देखा जो कुछ कदम तक लड़खड़ाते हुए उनके पीछे आया और फिर एक बेंच पर गिर पड़ा और खुद से बुदबुदाने लगा। शायद खून ढूंढना इतना मुश्किल नहीं होगा। इस तरह का सीन आम बात थी। दिक्कत यह थी कि डेमन को ऐसे किसी से दिन के उजाले में टकराना था, आधी रात में नहीं, क्योंकि तभी वह गेम से लॉग आउट हो जाता था। सुबह 6 बजे अभी भी बहुत जल्दी है। शायद मुझे आसपास शराबी मिल जाएं, उसने अपने बिना सोचे समझे बनाए गए प्लान के मुमकिन होने के बारे में सोचा। हालांकि जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया, वह स्तब्ध रह गया। कुछ अजीब हो रहा था। डेमन को पक्का नहीं पता था, लेकिन उसके आगे बहुत सारे आदमी थे। वह बता सकता था कि वे आदमी थे क्योंकि औरतों की खुशबू के बजाय मर्दों की खुशबू से एक अलग खुशबू आ रही थी। वे सब शहर के इस हिस्से में आधी रात को क्या कर रहे थे? और अगर वह गलत नहीं था, तो वे सब उसके अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के पास इकट्ठा हुए थे। करेक्शन, वे उसके अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में इकट्ठा हुए थे। डेमन को इस बात का पक्का यकीन था। जैसे जैसे वह बिल्डिंग के और करीब आता गया, उसे और भी यकीन होता गया। वह जितना पास जाता गया, उसकी गर्दन के पीछे के बाल खड़े होते गए। उसके कदम अपने आप धीमे हो गए, हर कदम पिछले वाले से धीमा होता गया। जब वह उस गली के किनारे पहुंचा जो उसके अपार्टमेंट के पिछले दरवाजे की तरफ खुलती थी,
लोग कम से कम 8 चारों तरफ रणनीति बनाकर खड़े थे। 2 दीवार से टिके हुए थे, आराम से लेकिन चौकन्ने लग रहे थे। एक डंपस्टर के पास दुबका हुआ था, आधा छिपा हुआ, ऊपर की खिड़कियों को देख रहा था। और 3 छत पर थे। छत? आखिर छत से मॉनिटर कौन करता है जब तक उन्हें किसी पावरफुल या मोबिलिटी वाले की उम्मीद न हो। डेमन आखिरी स्ट्रीट लाइट की रोशनी के ठीक बाहर रुक गया और छाया में ही रहा। कुछ तो बहुत गड़बड़ थी। यह कोई आस पड़ोस का गैंग या बोर हो चुके शरारती लोगों का झुंड नहीं था। यह एक कोऑर्डिनेटेड घेरा था, टाइट और शांत। और फिर यह और भी बुरा हो गया। उसे लगा कि कॉम्प्लेक्स के अंदर और भी आदमी खड़े हैं, और सबसे जरूरी बात, ये लोग ठीक उसके अपार्टमेंट के बाहर खड़े थे। भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ। क्या मैं किसी तरह से लापरवाह था? डेमन की धड़कनें तेज हो गईं। वह औरत, उसे सब कुछ याद होगा, और ये लोग शायद किसी सीक्रेट सर्विस से थे जो उसे पकड़कर ले जाने के लिए यहाँ इकट्ठा हुए थे। जैसे ही उसने सबसे बुरी हालत के लिए स्ट्रेटेजी बनाना शुरू किया, उसके ख्यालों में हलचल मच गई। क्या सच में उसके पास इतने सारे आदमियों का सामना करने की काबिलियत थी, यहीं और अभी? शायद नहीं। भाड़ में जाए। तो क्या हुआ अगर उसके पास नहीं थी? वह बिना लड़े हारने वाला नहीं था। वह इन लोगों को उसे किसी लैब में ले जाकर एक अजीब एक्सपेरिमेंट की तरह ट्रीट नहीं करने देगा। रुको, उन्होंने मुझे बिल्कुल नोटिस नहीं किया। डेमन रुका। उसे एक बार फिर लगा कि कुछ गड़बड़ है। फिर उसने कुछ ऐसा देखा जिसकी उसने बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी। अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स का पिछला गेट खुला और एक बूढ़ा आदमी गेट से बाहर निकला। डेमन को अपनी आंखें मलनी पड़ी और फिर से देखना पड़ा, क्योंकि बूढ़ा आदमी ऐसा लग रहा था जैसे वह सीधे गेम की दुनिया से बाहर आया हो, या यूं कहें कि हैरी पॉटर मूवी के सेट से। वह कुछ कुछ डंबलडोर जैसा था, लंबे सफेद बाल और लंबी सफेद दाढ़ी और लहराते हुए लेयर्ड रोब जो चांदनी में हल्के से चमक रहे थे। जब वह चल रहा था तब फुटपाथ पर एक लंबी लकड़ी की छड़ी, जिसके ऊपर एक हल्की चमक वाला क्रिस्टल लगा था, हल्के से थपथपा रही थी। उसके चेहरे पर एक धीमी गरिमा थी। उसका हर कदम एक ऐसे व्यक्ति की शांति को बिखेर रहा था जिसने सदियां बीतते देखी हों और उनमें से अधिकांश से ऊब चुका हो। डेमन ने फिर पलकें झपकाईं। उसकी सहज प्रवृत्ति ने उसे बताया कि यह निश्चित रूप से पड़ोस का एक सामान्य बूढ़ा आदमी नहीं था। वह तुरंत इसे पहचान नहीं सका और उसे 1 सेकंड लगा, लेकिन वह जल्द ही पहचान गया कि क्यों। माना। उसके सामने वाले इस आदमी के शरीर में वास्तव में माना इकट्ठा हो गया था। असंभव। डेमन की आंखें चौड़ी हो गईं। पिशाच में बदलने के बाद उसने सबसे पहले माना को महसूस करने की कोशिश की, लेकिन पृथ्वी के वायुमंडल में बिल्कुल भी माना नहीं था। कम से कम अभी तक नहीं। असल में बूढ़े आदमी को तो यह भी नहीं पता था कि माना को कैसे हैंडल करना है और उसे अपने शरीर से लगातार रिसने से कैसे रोकना है, और फिर भी उसके अंदर माना जरूर था। जब डेमन अभी भी बूढ़े आदमी को नापने की कोशिश कर रहा था, तो उसके बगल में एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। यह पड़ोस की वही ठंडी सुंदरी थी। उसके बाल पीछे की तरफ एक साफ चोटी में बंधे थे, लेकिन उसके कपड़े अब वो कैजुअल जिम सेट नहीं थे जो उसे याद थे। आज रात उसने एक स्लीक ब्लैक आउटफिट पहना था जो उसके फिगर को लिक्विड आर्मर की तरह टाइट कर रहा था, और उसके गले में एक पतला क्रिस्टल पेंडेंट बूढ़े आदमी के स्टाफ के साथ हल्की रिदम में धड़क रहा था। वह उन दोनों के बीच फैमिली जैसापन देख सकता था। धत तेरे की! यहाँ क्या चल रहा था? उसके ब्लड लाइन और इस बूढ़े आदमी के माना और उसके स्टेटस के बीच डेमन देख सकता था कि वह यहाँ सच में किसी मुसीबत में पड़ गया है।
बस एक ही अच्छी खबर थी कि उनमें से किसी को भी उसकी परवाह नहीं थी। तो शायद उसे आखिर किसी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। ठीक इसी पल बूढ़े आदमी ने अचानक चलना बंद कर दिया और सीधे डेमन की तरफ देखने लगा, या कम से कम उस जगह की तरफ देखने लगा जहां डेमन एक सेकंड पहले खड़ा था। अब उस जगह पर सिर्फ अंधेरा और परछाई थी, और कोई नहीं। बूढ़ा आदमी गुस्से से उस जगह को देखता रहा। तभी एक काली मर्सिडीज चुपचाप पिछले गेट के सामने आ गई। उसका पॉलिश किया हुआ फ्रेम स्ट्रीट लाइट में चमक रहा था। खिड़कियां रात के आसमान से भी ज्यादा काली थीं। दरवाजा बिना किसी के छुए खुल गया। वह ठंडी सुंदरी आगे बढ़ी और उसने प्रैक्टिस के साथ आसानी से पीछे का पैसेंजर दरवाजा खोला। बूढ़ा आदमी एक पल के लिए हिचकिचाया। अभी भी फुटपाथ के उस खाली हिस्से को घूर रहा था जिसे डेमन ने एक पल पहले खाली किया था। उसने अपना सिर झुकाया। उसका गुस्सा और गहरा हो गया। उसके डंडे के ऊपर चमकता हुआ क्रिस्टल टिमटिमाया, फिर धुंधला हो गया। बूढ़ा आदमी कार में चढ़ा। धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन उम्र की वजह से नहीं, हिसाब किताब की वजह से, मकसद की वजह से। जैसे किसी ने मुश्किल तरीके से सब्र सीखा हो, दुश्मनों से ज्यादा जीकर। और साथ ही खूबसूरती भी पीछे पीछे आई, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स पर आखिरी नजर डालने से पहले। और फिर एक हल्की क्लिक की आवाज के साथ मर्सिडीज चली गई। रात में ऐसे गायब हो गई जैसे कोई भूत हो जो शुरू में दिखना ही नहीं चाहता था। आसपास जमा हुए आदमी भी चुपचाप वहां से चले गए और अगली कुछ काली वैन में बैठकर चले गए जो वहां आईं। 5 मिनट के अंदर पूरा एरिया फिर से खाली और सुनसान हो गया। इस बीच डेमन चुपचाप अपने अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर आया। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और जो कुछ भी हुआ उसे महसूस कर रहा था। जैसे ही आखिरी वैन एरिया से चली गई, उसकी आंखें खुल गईं, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी एक शिकन थी। उन्हें इस बात से बिल्कुल भी राहत नहीं मिली कि वे चले गए थे। हालांकि ऐसा लग रहा था कि यह सारा तामझाम और दिखावा सिर्फ उस बूढ़े आदमी के लिए था जो लड़की से मिलने आया था, लेकिन उसे लगा कि इसमें और भी कुछ है। हर चीज का समय बहुत ही इत्तेफाक था। उसने जो माना महसूस किया, उस औरत का खास खून। डेमन ने आह भरी। जो भी होने वाला था वह उसके लिए तैयार था। अच्छी बात यह थी। डेमन अपनी परछाई को देखते हुए मुस्कुराया। उसे कुछ ऐसा मिला था जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। वह गेम के बाहर शैडो मैजिक का इस्तेमाल कर सकता था, और वह समझ सकता था क्यों। माना अभी भी धरती पर नहीं था, लेकिन उसके पास अभी भी उसका खून था। वैम्पायर हमेशा अपनी स्किल्स को बढ़ाने के लिए माना के बजाय ब्लड एनर्जी का इस्तेमाल कर पाते हैं, और ऐसा लग रहा था कि वह गेम के बाहर भी ऐसा ही कर सकता था। उसे उस समय थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही थी, वरना शैडो स्टेप इस्तेमाल करने के बाद वह बिल्कुल ठीक था। जब बूढ़ा आदमी उसकी तरफ मुड़ा तो उसने अपने आप काम किया और शैडो स्किल्स के साथ अपने आखिरी घंटे की मेहनत की वजह से स्किल एक्टिवेट कर ली थी। डेमन ने 1 मिनट सोचा कि अगर उसे ये शैडो स्किल्स नहीं मिलती तो क्या होता। फिर उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। क्या क्या होता और क्या नहीं, इस बारे में सोचने का कोई मतलब नहीं था। उसे अभी पर ध्यान देने की जरूरत थी। उसने अपने लिए एक और कप कॉफी बनाई और फिर हेलमेट पहनकर गेम में वापस आने से पहले उसे पी गया। उसके पास हर दिन सिर्फ 12 घंटे गेमिंग के थे, और वह उन्हें बेवजह बर्बाद नहीं करना चाहता था। अगर उसे असली दुनिया में हो रही चीजों को संभालने के लिए पावर चाहिए थी, तो उसे गेम में वापस आना होगा और एक और पावर अप के लिए काम करना होगा। उसके मन में पहले से ही एक प्लान था, और जल्द ही उसकी पावर तेजी से बढ़ने वाली थी।
डेमन ने अपना पक्का इरादा किया और गेमिंग हेलमेट पहन लिया। उसने अपनी आंखें बंद कीं और फिर खोलीं तो खुद को अर्थ ऑनलाइन की दुनिया में वापस पाया। गेम में वापस लॉग इन करने के बाद डेमन ने सबसे पहले अपनी हेल्थ चेक की। वह अब 80% पर था, जिसका मतलब था कि एक शैडो स्टेप ने उसकी 20% हेल्थ खराब कर दी थी। बहुत ज्यादा कीमत, लेकिन फिर भी काम का था। वह अभी ट्वाइलाइट हॉलोज डंजन पोर्टल के बाहर खड़ा था। वह फिर से डंजन में घुसना चाहता था और शैडो एलिमेंट स्किल्स के लिए फार्म करना चाहता था, लेकिन वह अगले 24 घंटों तक इस डंजन में दोबारा नहीं घुस पाएगा। यहाँ खड़े होकर इतना समय बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं था। डेमन ने जल्दी से अपनी चाल चलना शुरू कर दिया। रास्ते में उसे कुछ जानवर दिखे, लेकिन उसने उनसे लड़ाई नहीं की। उसका टेस्ट कि वह बिना खून पिए कितनी देर तक टिक सकता है अभी भी चल रहा था। डेमन को रास्ते में थोड़ी खून की प्यास लगी, लेकिन इतनी नहीं कि वह रुककर खाना खाए। साथ ही उसने कुछ और भी प्लान किया था। उसके लिए शायद जितना हो सके उतना मॉन्स्टर बनना बेहतर था। उसने अपनी रफ्तार बढ़ाई और जितनी जल्दी हो सके शुरुआती शहर में वापस आ गया। वहां छोटे से शहर के बाहर वही जाना पहचाना सुनसान कुआं था। आगे शुरुआती जोन हमेशा की तरह अस्तव्यस्त था, लेकिन किसी ने डेमन को नोटिस नहीं किया क्योंकि वह चुपचाप एक शैडो स्टेप के साथ कुएं में फिसल गया। इस बार वह ज्यादा ग्रेस और एलिगेंस के साथ कुएं के नीचे उतरा। हैरानी की बात है कि सीक्रेट दरवाजा अपने आप खुल गया और वेर्निक्स द हॉलो उसके सामने खड़ा था। नमस्ते ब्लड इनिशिएट, मैं तुम्हारी ग्रोथ से इम्प्रेस हूं। डेमन ने भौहें चढ़ाई। उसे किसी रैंडम वैम्पायर एनपीसी की उम्मीद थी। वेर्निक्स एक हाई टियर एनपीसी था और उससे इस तरह लगातार 2 बार मिलना सच में हैरान करने वाला था। थैंक यू सर वेर्निक्स, डेमन ने सिर हिलाया। वैम्पायर लंबी टनल से चलने लगा और डेमन तेजी से उसके पीछे पीछे चला गया। वह यहाँ किसी और वजह से आया था, लेकिन अगर उसका अंदाजा सही था तो वह किसी स्पेशल क्वेस्ट की कगार पर हो सकता है। वार्निक्स जल्द ही टनल के आखिर में पहुंच गया और जब वह कोने से मुड़ा तो डेमन का शक सही निकला। वैम्पायर रेस हॉल वैसा नहीं था जैसा होना चाहिए था। वह मुश्किल से ही बना हुआ था और आसपास कोई नहीं था। वार्निक्स ने थकी हुई सांस छोड़ी। मुझे पता है। हॉल सुनसान और दबा हुआ लग रहा है। एक ज़माना था जब हमारा हॉल डर और इज्जत की निशानी हुआ करता था, वार्निक्स ने कहा। उसकी आवाज पुराने दुख से भरी हुई थी। एक ज़माने में हमारे रिश्तेदार पूरे इलाकों पर राज करते थे, परछाई से साम्राज्य बनाते थे। अब उसने टूटती हुई पत्थर की दीवारों और पुराने टूटे हुए बैनरों पर चढ़ती काई की ओर इशारा किया। बस यही बचा है। वेर्निक्स ने डेमन की तरफ देखा। उसकी नजर तेज और अंदाजा लगाने वाली थी। तुम्हारे पास खून है, तुम्हारे पास भूख है, और सबसे जरूरी बात, तुम्हारे पास इच्छा शक्ति है। बूढ़े वैम्पायर के होठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई। क्या तुम इसे बदलना चाहोगे? डेमन के सामने एक नोटिफिकेशन आया। क्वेस्ट ब्लड हॉल को फिर से बनाना। वैम्पायर रेस हॉल खंडहर में पड़ा है। क्या तुम इसे ठीक करने में मदद करना चाहते हो और इसकी नींव बनना चाहते हो? मकसद ब्लड हॉल के लिए खुद को समर्पित करो। इसे फिर से बनाने में मदद के लिए माना स्टोन और पैसा डोनेट करो। रिवॉर्ड रेप्यूटेशन पॉइंट्स। डिंग। क्या तुम मानते हो? हाँ, नहीं। डेमन की आंखें चौड़ी हो गईं। रेप्यूटेशन कमाने के लिए पे टू विन क्वेस्ट। यकीन नहीं होता। इस तरह के क्वेस्ट गेम में बहुत कम होते थे।
अभी कोई भी प्लेयर इन गेम गोल्ड कॉइन खरीदने के लिए बाहर की करेंसी का इस्तेमाल कर सकता था। ऐसे में अमीर लोगों के लिए इस तरह के क्वेस्ट बहुत आसान थे। बेशक वे उसके जैसे चीट्स के लिए भी आसान थे। भले ही वह हजारों गोल्ड कॉइन्स हों, डेमन एक पल में सब कुछ दे देगा। रेप्यूटेशन पॉइंट्स के लिए बोरिंग ग्राइंडिंग से कुछ भी बेहतर था। साथ ही उसे लग रहा था कि यह कोई आसान सिंगल क्वेस्ट नहीं था। सिर्फ वेल्थ और माना स्टोन्स एक हॉल को फिर से बनाने के लिए काफी नहीं थे। इसमें निश्चित रूप से और भी बहुत कुछ था। हाँ, मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा, सर वर्निक्स। हमारे वैम्पायर हॉल को उसकी पूरी पुरानी शान में देखने से ज्यादा मुझे और कुछ पसंद नहीं है। डेमन ने गंभीरता दिखाते हुए अपने दिल पर हल्के से मुट्ठी रखते हुए कहा। एक पल के लिए उसे लगा कि उसने वर्निक्स के खोखले चेहरे पर गर्व का भूत चमकते देखा है। बड़े वैम्पायर ने हाँ में सिर हिलाया। अच्छा, तुम्हारी मर्जी ब्लड ओथ में रिकॉर्ड हो गई है, वर्निक्स ने अपना स्टाफ उठाते हुए कहा। डेमन के सिर के ऊपर एक क्रिम्सन रून चमका और फिर चुपचाप उसके शरीर में समा गया। डिंग! आपने वैम्पायर ब्लड हॉल के लिए खुद को समर्पित कर दिया है। रेप्यूटेशन ट्रैकिंग अनलॉक हो गई है। हॉल से जुड़े स्पेशल क्वेस्ट और रिवॉर्ड अब आपके योगदान के आधार पर उपलब्ध होंगे। वार्निक्स की आवाज थोड़ी गहरी हो गई, लगभग रस्मी हो गई। ब्लड कोर्ट भूलता नहीं है। आप जो भी पत्थर रखेंगे, जो भी सिक्का देंगे, जो भी लड़ाई आप हमारे मकसद के लिए लड़ेंगे, उसे याद रखा जाएगा। फिर जैसे कि रस्म का पल बीत गया हो, पुराना वैम्पायर तेजी से मुड़ा और हॉल के बीच में टूटी हुई वेदी की ओर इशारा किया। वह टूटी हुई खजाने की तिजोरियों और ढहे हुए समनिंग सर्कल जैसी चीजों से घिरी हुई थी। आप हार्टस्टोन को पैसा और ताकत देकर शुरू कर सकते हैं, वार्निक्स ने कहा। जैसे जैसे आप योगदान देंगे, ब्लड हॉल धीरे धीरे जागेगा। और आप उसके साथ उठेंगे। एक नया सिस्टम पैनल बना। ब्लड हॉल रेस्टोरेशन पैनल। योगदान: गोल्ड कॉइन 0/10,000, माना स्टोन 0/500, एलिट माना कोर 0/100। अभी का स्टेटस टूटते हुए खंडहर टियर 0। अगला स्टेज शैटर्ड सैंक्चुअरी टियर 1। टॉप कंट्रीब्यूटर को वैम्पायर रेस में नोबल टाइटल मिल सकते हैं। डेमन का दिल जोर से धड़क रहा था। 10,000 गोल्ड कॉइन, 500 माना कोर, 100 एलिट माना कोर। ये बहुत ज्यादा नंबर थे। उसे यह सब अकेले ही पूरा करना था। खैर, अगर वह कोशिश करता तो कर सकता था, लेकिन एक प्लेयर से यह पूछना ठीक नहीं था। फिर उसे ख्याल आया, अब जो कोई भी वैम्पायर बन गया है, वह शायद इस रेस्टोरेशन में योगदान दे सकता है। तो यह एक तरह का कलेक्टिव रेस क्वेस्ट था। और अगर वह अकेले ही एक कलेक्टिव रेस क्वेस्ट पूरा कर लेता, तो इनाम कितने बड़े होने वाले थे। डेमन इस नए डेवलपमेंट से खुश होकर हैरान था। यह गेम में नोबिलिटी रैंक पाने का एक तेज रास्ता हो सकता था और बाद में स्किल्स के मामले में यह बहुत बड़ी बात थी। नोबिलिटी को हमेशा इवोल्यूशन पर बेहतर स्किल्स मिलती थीं। बस ऐसे ही काम होता था। जब डेमन कंट्रीब्यूशन पैनल को देखकर अपने मन में प्लान बना रहा था, तो वर्निक्स ने शुरू करने के बारे में कुछ कहा और जाने लगा। शिट, रुको! डेमन ने जल्दी से उसे आवाज दी। वह इस नए क्वेस्ट में इतना उलझ गया था कि वह लगभग भूल ही गया था कि वह यहाँ क्यों आया था। उसकी ब्लड मैनिपुलेशन स्किल बुक एक तरीका था जिससे वह इस स्किल बुक का इस्तेमाल अभी और यहीं कर सकता था, भले ही उस पर ज़रूरतें लिखी हों। जब वह ऐसा कर रहा था, तो वह एक्स्ट्रा हेल्थ पॉइंट भी पा सकता था और अपने शरीर की बेसिक बनावट को बेहतर बना सकता था। उनके आखिरी जन्म में
यह राज गेम शुरू होने के 2 साल बाद ही पता चला और तब तक ज्यादातर वैम्पायर प्लेयर्स के लिए यह बेकार हो गया था। मजबूत नींद के बजाय उन्हें बाद में बस एक छोटा सा बूस्ट ही मिल पाया। लेकिन अब डेमन के पास शुरू से ही अपनी बॉडी बनाने का मौका था। अपने ब्लडलाइन को जगाना शुरुआत थी और यह दूसरा हिस्सा था। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो गेम की दुनिया और असली दुनिया दोनों में उसकी लड़ने की ताकत दोगुनी हो जानी चाहिए। बड़े वैम्पायर के दूसरे साइड कॉरिडोर में गायब होने से ठीक पहले वह वेर्निक्स तक पहुंच गया। सर वेर्निक्स, एक और बात, डेमन ने कहा। वैम्पायर थोड़ा मुड़ा, उसका एक्सप्रेशन समझ में नहीं आ रहा था। बोलो, ब्लड इनिशिएट। मैं बॉडी टैंपरिंग रिचुअल ट्राई करना चाहता हूं। पहली बार वेर्निक्स ने सच्चा रिएक्शन दिखाया। उसकी बूढ़ी थकी हुई नजरों में सच्ची दिलचस्पी की एक झलक दिखी। वह एक कदम और पास गया। उसकी लाठी पत्थर के फर्श पर तेजी से खटकी। बॉडी टैंपरिंग, वेर्निक्स ने सोचा। एक ऐसी रस्म जो ज्यादातर लोगों ने नहीं की। शरीर को सबसे पुराने लेवल पर मजबूत करने का एक तरीका। हमारे जैसे कुछ ही लोगों के पास अब यह जानकारी है और इसे ट्राई करने की हिम्मत और भी कम लोगों में है। डेमन हिला नहीं। उसकी धड़कनें स्थिर थीं। यही वह मौका था जिसका वह इंतजार कर रहा था। बहुत अच्छा, वेर्निक्स ने थोड़ी देर रुकने के बाद कहा। मैं रिचुअल सर्कल तैयार करूंगा। लेकिन सावधान, शुरू करो। बॉडी टैंपरिंग बिना खर्च के नहीं होती। अगर तुम्हारी इच्छा शक्ति डगमगाई तो तुम्हारा खून बगावत कर देगा। तुम यहां मर सकते हो और तुम्हारी आत्मा मिट जाएगी, हमेशा के लिए। डेमन की रीढ़ में एक ठंडक दौड़ गई। हमेशा के लिए मौत? उसे ऐसा क्यों लगा कि यह कोई आसान मामला नहीं है। मैं तैयार हूं, डेमन ने पक्के इरादे से कहा। इतना ओवर कॉन्फिडेंट मत बनो, ब्लड शुरू करो। अपनी स्किल्स पर भरोसा करना अच्छी बात है, लेकिन अपनी लिमिट्स भी जानो। पुराने जमाने से सिर्फ शाही परिवारों के लोग ही इस रिचुअल में बच पाए हैं। और तुम कोई शाही खून के नहीं हो। एक काप ड्रैगन नहीं बन सकता। वेर्निक्स की आवाज खाली हॉल में गूंज रही थी। हर शब्द पुरानी ताकत से भरा हुआ था। उसके शब्दों का मकसद डेमन को डराना नहीं था, कम से कम पूरी तरह से तो नहीं। वे अपने आप में एक टेस्ट थे। एक आखिरी डरावनी याद की जिस रास्ते पर वह चलने वाला था वहां उससे कहीं ज्यादा लाशें थीं। वह यह सिर्फ इसलिए कर रहा था ताकि डेमन को खतरे का पता चल जाए। लेकिन डेमन डरा नहीं। उसकी आंखें बस तेज हो गईं। हॉल की बुझती मशालों की हल्की रोशनी में लाल चमक रही थीं। शाही खून हो या न हो, वह बच जाएगा। उसका किसी और की शतरंज की बिसात पर मोहरा बनकर रहने का कोई इरादा नहीं था, इस जिंदगी में तो बिल्कुल नहीं। हाँ, उसके पास पुराना खून था, लेकिन वह बिखरा हुआ और सिर्फ थोड़ा बहुत था। यह सोचना बेवकूफी होगी कि वह सिर्फ खून की वजह से सब कुछ हासिल कर सकता है और अच्छे नंबरों से सफल हो सकता है। लेकिन उसके पास सिर्फ खून नहीं था। उसके पास 3 साल का एक्सपीरियंस था। अगर उसके पिछले जन्म का कोई यह कर सकता है तो वह भी कर सकता है। उसने लगभग 3 साल से अपनी स्किल्स को बेहतर बनाया था। वह लगभग गेम में टॉप पर पहुंच गया था। उसमें यह पास करने की काबिलियत थी। वेर्निक्स ने कुछ देर और उसे चुपचाप देखा। फिर उसकी आंखों में हल्की सी नफरत और नफरत भरी नजर के साथ उसने सिर हिलाया। ठीक है, वैम्पायर ने कहा। लेकिन इससे पहले कि मैं रस्म की तैयारी शुरू करूं, तुम्हें खुद को घेरे में खड़े होने के लायक भी साबित करना होगा। वेर्निक्स ने अपना डंडा उठाया और उसे एक बार फर्श पर थपथपाया। गुफा जैसे हॉल में एक गहरी, गूंजती हुई आवाज गूंज उठी।
डेमन के आसपास की जमीन हिल गई और टूटे हुए खंभों और टूटे हुए पत्थरों की परछाइयों से आकृतियां उभरीं भूतिया परछाइयां। वे जानवर या मामूली मॉन्स्टर नहीं थे। वे गिरे हुए वैम्पायरों की झलक थे, ऐसे योद्धा जिन्होंने रस्म करने की कोशिश की थी और नाकाम रहे थे, अपनी निराशा और महत्वाकांक्षा के टुकड़े पीछे छोड़ गए थे। तुम गिरे हुए लोगों का सामना करोगे, वर्निक्स ने ठंडे स्वर में कहा। हर एक में एक अधूरी इच्छा, एक अनप्रूव्ड ताकत, एक टूटती हुई इच्छा शक्ति है। उन्हें हराओ या उनके साथ मिल जाओ। खून के हुक्म से तुम उन्हें हराने के लिए सिर्फ अपनी खून की स्किल्स का इस्तेमाल करोगे। मुझे तुम्हारे अंदर करप्शन महसूस हो रहा है, इसे खत्म कर दो। खून और सिर्फ खून ही असली बादशाहत है। डेमन ने सिर हिलाया, भले ही उसका ऐसा कुछ करने का कोई प्लान नहीं था, लेकिन वह अपनी खून की स्किल्स का इस्तेमाल करके अपनी स्किल काबिलियत साबित करने के लिए पूरी तरह तैयार था। हाँ, यह टेस्ट पूरी तरह से उसकी स्किल काबिलियत के बारे में था और उसे भरोसा था कि वह कम से कम 70% या उससे ज्यादा हासिल कर पाएगा। यह उसका घमंड नहीं था। आखिर उसने अपनी पिछली जिंदगी में ही यह काबिलियत हासिल कर ली थी। धीरे धीरे कमरा और वर्निक्स आसपास से गायब हो गए। अब सिर्फ वह और गिरे हुए लोग ही बचे थे। पहला गिरे हुए आदमी बिना किसी वार्निंग के उस पर झपटा, पीली फटी स्किन और भयानक भूख का धुंधलापन। डेमन ने बिना हिचकिचाए ब्लड स्वाइप का इस्तेमाल किया, जो एक तेज असरदार वार था जिसने हवा में एक लाल रंग का आर्क बनाया। जब वह अभी भी इससे निपट रहा था, तभी एक और फॉलन बगल से उस पर आया। उसका हाथ आगे बढ़ा, जमा हुई ब्लड एनर्जी का एक दिखाई न देने वाला पंजा फॉलन के धड़ को चीरता हुआ निकल गया। एक और फॉलन आगे बढ़ा और फिर एक और। जल्द ही वह चारों ओर से घिर गया, पंजों वाले हाथों और चटकते जबड़ों का तूफान। इस बीच बाकी दुनिया में पूरी तरह से हंगामा मच गया। सिस्टम वाइड अनाउंसमेंट एक के बाद एक बज रहे थे, जिससे हर कोई शौक और हैरानी से जम गया। डिंग! ग्लोबल सिस्टम अनाउंसमेंट। प्लेयर ब्लड गॉड ने डंगनर ट्वाइलाइट हॉलोज के लिए पहला क्लियर रिकॉर्ड बनाया है। डिंग! ग्लोबल सिस्टम अनाउंसमेंट। प्लेयर ब्लड गॉड ने ट्वाइलाइट हॉलोज डंजन में परफेक्ट क्लियर हासिल कर लिया है। हर प्लेयर के सामने अनाउंसमेंट जोर से हो रही थी। सिस्टम स्क्रीन सुनहरे अक्षरों में चमक रही थी। ये इज्जत और पावर के निशान थे जिन्हें कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता था। कस्बों और शहरों में प्लेयर्स ने जो कुछ भी कर रहे थे उसे रोक दिया। व्यापारी सौदे के बीच में ही रुक गए। लड़ाई के बीच में एडवेंचर करने वाले लड़खड़ा गए, उनका ध्यान भटक गया। गिल्ड लीडर्स अपने इंटेलिजेंस नेटवर्क को मैसेज करने के लिए दौड़ पड़े। ब्लड गॉड आखिर था कौन? किसी ने पहले ऐसा नाम नहीं सुना था। और फिर भी वह यहाँ था, एक ही रात में 3 फर्स्ट हासिल कर रहा था। पहले एक वर्ल्ड बॉस के साथ और फिर नए अनलॉक हुए डंजन में से एक में रिकॉर्ड बना रहा था। वर्ल्ड चैट। उस मोफो ने अकेले ही लेवल 15 से लेवल 25 का डंजन क्लियर कर दिया। पूरी बकवास। मुझे लगता है कि यहाँ के डंजन प्लेयर्स के स्किल लेवल के हिसाब से एडजस्ट होते हैं। भाड़ में जाओ। चुप रहो। मेरी टीम अभी अभी खत्म हो गई जब हमने जहरीले जमीन वाले डंजन में जाने की कोशिश की। बेशक अगर तुम जहरीले जानवरों से भरे डंजन में जाने की कोशिश करोगे तो तुम खत्म हो जाओगे। यह ट्वाइलाइट हॉलो एक आसान डंजन लगता है। अगर तुम उस एरिया के पास हो तो तुम्हें इसे आजमाना चाहिए। इस नीरा शहर में क्या हो रहा है? वहां सब कुछ बहुत आसान लगता है। क्या यही गेम का चीट स्टार्टिंग पॉइंट है? यहां मैं एक भी सुअर को नहीं मार पा रहा हूं और यह आदमी डंजन साफ कर रहा है और वर्ल्ड बॉस क्लेम कर रहा है।
यह गेम सुपर बग्ड है। मैं इस प्लेयर को कहाँ रिपोर्ट करूं? चलो भी, मैं भी एक रिपोर्ट करूंगा। हाँ हाँ, चलो सब ब्लड गॉड को रिपोर्ट करते हैं और उस कमीने आदमी को बैन करवाते हैं। ग्रुप चैट, ऑनलाइन फोरम, हर कोई एक ही स्ट्रेटेजी पर बात कर रहा था। जितना ज्यादा सब इसके बारे में बात करते उतना ही उन्हें अच्छा लगता। वह कमीना जल्द ही दुखी होने वाला था और इससे आम लोगों को एक तरह की संतुष्टि मिली। हालांकि जल्द ही परेशान प्लेयर्स को एक और रुकावट का सामना करना पड़ा। उन्होंने स्ट्रेटेजी में एक छोटी सी कमी देखी। बग रिपोर्ट या एरर रिपोर्ट फाइल करने के लिए कोई खास जगह नहीं थी। क्या बकवास है? चलो कंपनी का ईमेल एड्रेस ही इस्तेमाल करते हैं। बदकिस्मती से ईमेल भी एक डेड एंड निकला और सारे ईमेल वापस आ गए। असल में गेम हेलमेट के ऑर्डर बटन के अलावा वेबसाइट पर लगभग कुछ भी काम नहीं कर रहा था। गेम डेवलपर्स से कांटेक्ट करने के लिए कोई फोन नंबर, कोई ईमेल, कोई फिजिकल एड्रेस नहीं था। दूसरी तरफ ज्यादा सीरियस प्लेयर्स ने अपनी कोशिशें दोगुनी कर दी और अपनी प्रोग्रेस बढ़ा दी। अब तक कई प्लेयर्स लेवल 10 तक पहुंच चुके थे और गिल्ड बनाना शुरू कर दिया था। इससे सभी गेम लीडर बोर्ड आम लोगों के लिए खुल गए, जिससे एक बार फिर प्लेयर्स के बीच अफरातफरी और हंगामा मच गया। पावर लीडर बोर्ड टॉप 5 सबसे ऊंचे लेवल: ब्लड गॉड लेवल 18, नाइट ब्लेड 77 लेवल 15, वर्टेक्स लेवल 14, एरेस गॉड हैंड लेवल 14, सिल्वर क्रेन लेवल 14, क्रिम्सन वुल्फ लेवल 14। वेल्थ लीडर बोर्ड टॉप 5 सबसे अमीर प्लेयर: ब्लडरेथ 30,000 गोल्ड, एरेस गॉड हैंड 11,480 गोल्ड, मर्चेंट क्वीन लूना 9,990 गोल्ड, वॉल्ट किंग 92 9,700 गोल्ड, साइलेंट फैंग 8,880 गोल्ड। फेम लीडर बोर्ड टॉप 5 सबसे मशहूर प्लेयर: ब्लड गॉड, सिल्वर क्रेन, वर्टेक्स, स्काई नाइट 101, एरेस गॉड हैंड। नोटोरी लीडर बोर्ड टॉप 5 मोस्ट वांटेड प्लेयर्स: ब्लड गॉड, विकेडेशेस, डार्क अरोज, ब्लैक फीनिक्स, फ्रोजन थॉर्न। गेम की दुनिया में पूरी तरह से उथल पुथल मची हुई थी। प्लेयर्स, एनपीसीज और गिल्ड लीडर्स सभी उस रहस्यमयी प्लेयर ब्लड गॉड के बारे में बात करना बंद नहीं कर पा रहे थे, जो रैंकिंग में हावी होने के लिए कहीं से भी आ गया था। जैसे ही पूरे सिस्टम में अनाउंसमेंट हुए, पूरे प्लेयर बेस को यकीन नहीं हुआ। ब्लड गॉड का नाम हर लीडर बोर्ड पर था और उसकी अचीवमेंट्स इतनी जबरदस्त थीं कि ऐसा लग रहा था जैसे गेम डेवलपर्स ने किसी ऐसे प्लेयर को दिखाने के लिए कहानी बुनी हो जिसे हराया न जा सके। ऑरोरा एक हरे रंग के डंजन पोर्टल के बाहर खड़ी थी। डंजन का एंट्रेंस मेडो ऑफ थॉर्न्स उसके सामने धीरे धीरे चमक रहा था। फिर भी वह हवा में लटकी चमकती सिस्टम स्क्रीन से अपनी आंखें नहीं हटा पा रही थी। सुनहरे अक्षर उसके दिमाग में बस गए, ब्लड गॉड, ब्लड गॉड, ब्लड गॉड। ऑरोरा ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। ब्लड गॉड, तुम कौन हो? उसने धीरे से कहा, अपनी तेज आंखें सिकोड़ते हुए। नीरा शहर के दूसरे हिस्सों में एक और ग्रुप बहुत ज्यादा गर्म हो गया। डैडी ब्रूटल उस समय गोल्डन ड्रैगन गिल्ड मेंबर्स के साथ खड़े थे जब वे बाहरी नीरा इलाके में एक माइन पर कब्जा कर रहे थे। तभी अनाउंसमेंट्स की बाढ़ आ गई। उनका चेहरा तुरंत काला पड़ गया। बॉस, यह ब्लड गॉड वाला आदमी, यह हर बोर्ड पर है, उनके एक लेफ्टिनेंट ने हवा में भारी टेंशन में अजीब तरह से हिलते हुए कहा। डैडी ब्रूटल की मुट्ठियां भींच गईं। वह सालों से इटली की सड़कों पर राज करने वाला एक हार्डकोर गैंगस्टर था। जब उसने सुना कि अर्थ ऑनलाइन जैसा अल्ट्रा रियलिस्टिक गेम लॉन्च होने वाला है, तो उसके अंदर का गेम नर्ड जाग गया
और उसने गेम में आने का फैसला किया। लेकिन अब वह जानता था कि यह गेम इससे कहीं ज्यादा है। दूसरों को शायद अभी पता न हो, लेकिन डैडी ब्रूटल कुछ हाई लेवल सीक्रेट्स जानता था, क्योंकि उसके दादाजी के अभी भी कुछ बहुत रहस्यमय परिवारों से कनेक्शन हैं। एक हफ्ते में इस गेम में एक बड़ा बदलाव होने वाला था। अभी प्लेयर्स गेम के अंदर गोल्ड कॉइन खरीदने के लिए पैसे खर्च कर सकते हैं, लेकिन एक हफ्ते में वे इस फीचर को अपडेट करने वाले थे। प्लेयर्स जल्द ही गोल्ड कॉइन बेचकर उसे रियल वर्ल्ड कैश में बदल पाएंगे। अगर कोई भिखारी गेम को सही तरीके से खेले तो वह रातों रात करोड़पति बन सकता है। डैडी ब्रूटल को ऐसे भिखारियों की कोई परवाह नहीं थी। उसे पावर की परवाह थी, और यह गेम उसे वह देने वाला था। इन गेमिंग नर्ड्स के बीच, जिन्हें फाइटिंग के बारे में कुछ नहीं पता था, उसका माफिया डायमंड्स की तरह अलग दिखने वाला था। अपनी स्किल्स और लड़ने की काबिलियत से वे सबको पीछे छोड़ने वाले थे और पूरी दुनिया में सबसे मजबूत गिल्ड बनने वाले थे। लेकिन इस खून के देवता ने उन्हें शुरू से ही लगातार झटके दिए थे। बॉस, हम क्या करें? उनके सेकंड इन कमांड ने धीरे से कहा। उस आदमी को हमारे ही एरिया से क्यों शुरू करना पड़ा? उसकी वजह से हमारी इतनी बुरी किस्मत है। हमें उसे और मजबूत होने से पहले ही दफना देना चाहिए। नहीं, डैडी ब्रूटल ने अपना सिर हिलाया। ऐसा मत सोचो। अभी तुम एक लूजर की तरह सोच रहे हो। तुम्हें एक विनर की तरह सोचने की जरूरत है। बॉस, वह आदमी हमारे लिए कभी खतरा नहीं बनेगा। वह अकेला इंसान है। हमारे ग्रुप में 50 आदमी हैं, 50 अच्छी तरह ट्रेंड फाइटर्स। सोचो हम कुछ ही हफ्तों में कितने मजबूत बन जाएंगे। लोगों ने पक्के इरादे से सिर हिलाया। डैडी ब्रूटल मुस्कुराए, एक बुरी मुस्कान जिसने उनके विचारों को जाहिर कर दिया। वह खून का देवता हमारा छोटा मेमना है। उसे खाने दो और मोटा होने दो। वह जितना मोटा और रसीला होगा, उतना ही अच्छा होगा। जब हम आखिर में उसे मार डालेंगे तो हम एक शानदार दावत कर सकते हैं। उसने अपने दूसरे नंबर के आदमी के कंधे पर जोर से हाथ मारा, जिससे वह आदमी थोड़ा लड़खड़ा गया। असल में डैडी ब्रूटल ने गुस्से से भरी आवाज में कहा, उस पर नजर रखो। उसे चढ़ने दो। उसे एक चमकता हुआ प्रकाश स्तंभ बनने दो। वह जितना ऊपर जाएगा उतनी ही जोर से गिरेगा, और जब वह गिरेगा, उसने अपने होंठ चाटे। हमारा नाम इस दुनिया में गूंजेगा। उसके आसपास गोल्डन ड्रैगन के दूसरे सदस्य खुशी से चिल्ला रहे थे, उसके खून के प्यासे सपने के साथ। वापस वैम्पायर हॉल में डेमन पहले ही गिरे हुए लोगों की पहली लहर को खत्म कर चुका था। जैसे ही उसने क्वेस्ट स्वीकार किया, भ्रष्ट लोग उस पर झपट पड़े। उनके रूप बिना खून के, खोखले, अच्छे शिकारी से ज्यादा ज़ॉम्बी जैसे थे। झुंड में वे फुफकार रहे थे और अपने काले दांत पीस रहे थे, लेकिन डेमन ने बिना किसी दिक्कत के उन्हें चीर दिया था। पहले उसने सोचा था कि शायद उनकी स्किल्स पाने के लिए उनका खून पी ले, शायद कुछ ऐसा भी चुरा ले जो उनके पास जिंदा रहते हुए रहा हो। आइडिया अच्छा था। दिक्कत यह थी कि इन घोल्स में बिल्कुल भी खून नहीं था। जब उसने उन्हें काटा भी तो कुछ भी नहीं छिड़का। कोई बॉडी फ्लूइड नहीं। उनके शरीर शायद गोलेम हो। डेमन को ब्लड एक्सट्रैक्शन इस्तेमाल करने का आइडिया छोड़ना पड़ा, क्योंकि इस टेस्ट को पास करने के लिए एक चीट। ऐसा नहीं है कि उसे पहले से ही इसकी जरूरत थी। उसका बेसिक ब्लड स्वाइप बड़ी संख्या में खून खींच रहा था। डेमन कभी भी फाइटिंग में सबसे टैलेंटेड नहीं था, लेकिन इसी वजह से वह लगातार प्रैक्टिस करता रहता था। वह अपने तथाकथित दोस्त उस कमीने की सलाह के खिलाफ, जिसने उसे धोखा दिया था, स्किल प्रैक्टिस के लिए टाइम डायलेशन रूम बुक करने में कई हजार गोल्ड कॉइन खर्च करता था।
अब घंटों की मेहनत आखिरकार रंग ला रही थी। उसे वह मौका मिला जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था, और वह आसानी से ट्रायल पास कर रहा था। पहली लहर के बाद दूसरी लहर आई। यहीं से असली प्रॉब्लम शुरू हुई। ये गिरे हुए लोग थोड़े ज्यादा समझदार, अग्रेसिव और कोऑर्डिनेटेड थे। वे अब बिना सोचे समझे नहीं लड़खड़ाते थे। वे एक भयानक, डरावनी सटीकता के साथ आगे बढ़ते थे। डेमन के चारों ओर चक्कर लगाते थे, उसे नंबरों से पकड़ने की कोशिश करते थे। उनमें से कुछ तो नुकीले हथियार भी लहराते थे, जंग लगी तलवारें, टूटे भाले, जैसे उनके पुराने मार्शल स्किल की गूंज उनके सड़े हुए दिमाग में चिपकी हो। हालांकि यह अभी भी काफी नहीं था। एक अच्छी तरह से किया गया खूनी वार अपने आप में एक हथियार था। यह ट्रायल खास तौर पर किसी स्किल की ताकत दिखाने के लिए डिजाइन किया गया था। जब उसे अच्छी तरह से किया जाता है, भले ही वह ब्लड स्वाइप जैसी बेसिक स्किल ही क्यों न हो। डेमन को अब एक घोल को खत्म करने के लिए एक के बजाय 2 ब्लड स्वाइप इस्तेमाल करने पड़े, लेकिन फिर भी उसने जल्द ही दूसरी लहर को भी हरा दिया। डेमन की सांस धीमी और स्थिर थी, मेहनत से नहीं, बल्कि उस रेगुलर रिदम से जिसमें वह आ गया था। स्ट्राइक, पिवट, स्वाइप। उसकी लाल आभा हर मूवमेंट के साथ झिलमिलाती थी, धुंधले, टूटते हुए हॉल में हिंसा की एक सिम्फनी बुनती थी। जैसे ही दूसरी लहर उसके चारों ओर राख और धूल में घुल गई, उसके पैरों के नीचे टूटे पत्थरों से एक गहरी गड़गड़ाहट गूंजी। ऐसा लगा जैसे जमीन खुद अपने बिगड़े हुए बच्चों के खोने का दुख मना रही हो। डेमन ने अपनी कलाई तेजी से हिलाई, जिससे उसके पंजों के आसपास जमा खून बिखर गया। उसकी नजर तेज हो गई। वह जानता था कि तीसरी लहर असली टेस्ट होगी, और यह बिना किसी वार्निंग के आ गई। एक सेकंड पहले वह एक सुनसान हॉल में खड़ा था, लेकिन अगले ही सेकंड हजारों गिरे हुए लोग अचानक हवा में प्रकट हो गए और उसे चारों तरफ से घेर लिया। इस बार उनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, लेकिन यह सब कुछ नहीं था। पहले गिरे हुए लोग सिर्फ खतरनाक हाथापाई वाले हमले करते थे, लेकिन इस बार सब कुछ अलग होगा। डेमन ने दूर से एक ब्लड स्फीयर की आवाज सुनी तो वह भौंचक्का रह गया। एक कास्टर। हजारों गिरे हुए लोगों के बीच कई कास्टर पहले से ही डेमन पर लॉन्च करने के लिए दर्जनों ब्लड स्फीयर तैयार कर रहे थे। उस बेकार ट्रायल में कोई एक्सपीरियंस पॉइंट भी नहीं मिला। ऐसा नहीं था कि अगर वह लड़ता रहा तो वह और मजबूत होता जाएगा। ट्रायल उसकी स्किल्स को टेस्ट करना चाहता था, और वह इसके बारे में बहुत सीरियस था। इससे भी जरूरी बात यह थी कि उसका स्टेमिना खत्म हो रहा था, उसकी खून की प्यास आसमान छू रही थी, और उसकी दिमागी थकान बढ़ती जा रही थी। डेमन के पास यहाँ एक ऑप्शन था। वह आसानी से ब्लड लांस का इस्तेमाल कर सकता था और कास्टर्स को एक एक करके खत्म कर सकता था। कास्टर के बिना बाकी कमीने समय के साथ टूट जाएंगे। लेकिन अगर उसने ऐसा किया और आसान रास्ता अपनाया, तो वह ट्रायल का असली इनाम चूक जाएगा। उसे यहाँ ब्लड स्वाइप का इस्तेमाल करते रहना था, और सिर्फ ब्लड स्वाइप का। लाओ भी डेमन पागलपन में चिल्लाया, चैलेंज स्वीकार करते हुए। उसके नुकीले दांतों से लार टपक रही थी और उसकी आंखें शैतानी लग रही थीं, क्योंकि उसने सीधे एक गिरे हुए को उठाया और उसे आने वाले ब्लड स्फीयर के खिलाफ मीट शील्ड की तरह इस्तेमाल किया। उसके अगले ब्लड स्वाइप ने उसके दाईं ओर खड़े 3 गिरे हुए लोगों को चीर दिया। स्किल की रेंज साफ तौर पर ज्यादा थी। ब्लड स्फीयर उल्कापिंडों की तरह उसकी ओर तेजी से आ रहे थे। डेमन हिल गया। उसका शरीर एक तेज, बेरहम डांस में धुंधला हो गया। उसने एक ब्लड स्फीयर को साइड किया, दूसरे के नीचे लुढ़का, 2 और के बीच मुड़ा। खून की एक लाइन उसकी हरकतों के पीछे पीछे चल रही थी, क्योंकि वह गिरे हुए लोगों के समुद्र में अंथीन बिना थके ब्लड स्वाइप से आगे बढ़ रहा था। -800।
-750, -720। नंबर हवा में जलते अंगारों की तरह तैर रहे थे, लेकिन यह लहर को कम करने के लिए काफी नहीं था। गिरे हुए लोग फिर से उछल पड़े। पीछे से आए कास्टर्स ने उन्हें सहारा दिया। एक और खून का गोला उसकी बगल से टकराया, उसके ऑरा से टकराया और उसकी हेल्थ का 5% तुरंत कम कर दिया। छींक डेमन ने दांतों से फुफकारा, लेकिन रुका नहीं। वह रुक नहीं सका। उसका एचपी गिर रहा था, उसका स्टेमिना बार खतरनाक रूप से कम हो रहा था और दुनिया उसकी नजर के किनारों पर धुंधली हो रही थी। और पहली बार एक सिस्टम नोटिफिकेशन आया जिसने उसके खून को लड़ाई से भी ज्यादा गर्म कर दिया। डेमन का हाथ लगभग अपने आप हवा में घूमता रहा और इस बार जब उसका हमला हुआ तो वह सिर्फ एक वार नहीं था। यह एक चीरने वाला, टुकड़े टुकड़े करने वाला, फाड़ने वाला वार था जो गिरे हुए लोगों में ऐसे फैल गया जैसे वे बेवकूफ हों। आधा दर्जन गिरे हुए लोग जहां खड़े थे वहीं दो हिस्सों में बंट गए थे। उनके शरीर इतनी सफाई से कटे हुए थे कि पूरी धड़कन तक उन्हें पता ही नहीं चला कि वे मर चुके हैं। फिर वे एक एक करके राख में बदल गए, जैसे डोमिनोज पलट रहे हों। -3000, -2700, -2500। ये नंबर हवा में खूनी पटाखों की तरह फट गए। डेमन गुस्से से मुस्कुराया। इस नए ब्लड क्लीव के पीछे की ताकत पुराने ब्लड स्वाइप के मुकाबले बिल्कुल अलग लेवल पर थी। और उसने तो बस शुरुआत की थी। डेमन ने अपनी रफ्तार जारी रखी और ब्लड क्लीव का इस्तेमाल करके गिरे हुए लोगों की भीड़ को खत्म कर दिया। वह हर अटैक में 3 या 4 गिरे हुए लोगों को मार गिरा रहा था, लेकिन यह अभी भी काफी नहीं था। संख्याएं तो बस बहुत ज्यादा थीं। उन कास्टर्स का तो कहना ही क्या जो उस पर लगातार बमबारी कर रहे थे। आखिर में किसी तरह वह तीसरी लहर से निकल गया। आखिरकार ट्रायल पूरा हो गया। नोटिफिकेशंस की उम्मीद करते हुए डेमन सोच रहा था कि ट्रायल पूरा होने पर उसे क्या एक्स्ट्रा इनाम मिलेगा। तभी अचानक उसके आसपास एक चौथी लहर आ गई। हाँ? डेमन ने मुंह बनाया। अपने पिछले जन्म में जिस व्यक्ति ने यह रिचुअल किया था उसने सिर्फ 3 लहरों का जिक्र किया था। उसने पर्सनली सिर्फ 3 लहरों की कोशिश की थी। अब चौथी थी। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि वह यह कोशिश करने वाला पहला व्यक्ति था, या शायद कोई टाइम लिमिट थी? और शायद इसलिए कि वह टाइम लिमिट के अंदर था, एक और लहर शुरू हो गई। डेमन कई थ्योरीज सोच सकता था, लेकिन उसके पास इस तरह की चीजों पर ध्यान देने का समय नहीं था। एक और लहर का मतलब था एक और मौका, एक ऐसा मौका जिसे वह मिस नहीं कर सकता था। उसने ध्यान से गिरे हुए काटने वालों और गिरे हुए कास्टरों को देखा। बस अब एक नया टाइप था, एक बड़ा बेरहम गिरे हुए कास्टर जिसके हाथ में ब्लड शील्ड थी। तो तस्वीर में एक टैंक है। डेमन मुस्कुराया। उसे अभी भी अपनी स्किल्स पर भरोसा था और उसने हिम्मत से अपने आसपास गिरे हुए लोगों को बाएं और दाएं काटना शुरू कर दिया। बेशक उसने टैंकों को पूरी तरह से नजरअंदाज किया और कास्टरों तक पहुंचने की कोशिश की। पूरी लड़ाई शुरू से आखिर तक बहुत गड़बड़ थी और डेमन को अपनी लिमिट दिखने लगी थी। वह यह मानने को तैयार नहीं था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि चौथी लहर उसके लिए बहुत ज्यादा थी। वह अपने सिर से बहुत ऊपर था और उसके सारे वाइटल्स लगभग खत्म होने वाले थे। खून की प्यास भी उसे पीठ पर एक राक्षस की तरह जकड़ रही थी। हालांकि ठीक इसी सिचुएशन के लिए डेमन ने अपने खून के सेटिस्फैक्शन को इतना कम होने दिया था। उसने सोचा था कि तीसरी लहर से निकलने के लिए उसे थोड़ा धक्का चाहिए, लेकिन आखिर में वह बिना किसी ट्रिक के ठीक से मैनेज हो गया। लेकिन अब चौथी लहर थी और उसने उस एक्स्ट्रा इनाम के लिए इसे पूरा करने का पक्का इरादा कर लिया था, चाहे कुछ भी हो जाए। यह एक सुनहरा मौका था
और वह इसे किसी भी हालत में बर्बाद नहीं करने वाला था। उसने अपनी दिमागी थकान को झेला और लड़ना जारी रखा, अपने दिमाग और शरीर पर जोर डाला, जब आखिर में उसका खून का सेटिस्फैक्शन आखिरी 5% तक गिर गया। अगले ही पल डेमन पर एक पागलपन सा छा गया और उसका दिमाग खून के ख्यालों से भर गया, और सिर्फ खून और जिंदा रहने के ख्यालों से। दूसरी तरफ उसके स्टैट्स तुरंत दोगुने हो गए, जिससे उसे जबरदस्त ताकत और पावर मिली। उसके सामने एक नया नोटिफिकेशन आया। डिंग, आपने ट्रिगर किया है ब्लड फ्रेंजी स्टेट पैसिव। ब्लड फ्रेंजी स्टेट, जब खून का सेटिस्फैक्शन 5% से कम हो जाता है तो यूजर कुछ समय के लिए पागल हो जाता है। सभी स्टैट्स 30 सेकंड के लिए 100% बढ़ जाते हैं। इस हालत में स्किल कॉस्ट आधी हो जाती है, डैमेज 2 गुना हो जाता है और हीलिंग इफेक्ट 3 गुना हो जाते हैं। लेकिन सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है और खून की प्यास से जुड़े सभी इंपल्स बढ़ जाते हैं। डेमन दहाड़ा, उसके गले से एक भयानक आवाज निकली और उसकी नजर लाल हो गई। उसके सामने गिरे हुए लोग, जो पहले एक जबरदस्त लहर थे, अब सिर्फ कागज के टारगेट जैसे लग रहे थे। उसके पंजों ने शील्ड्स को चीर दिया। उसका ब्लड क्लीव एक नरसंहार बन गया। उसके हाथों के हर झटके से लड़ाई के मैदान में टूटे फूटे शरीर बिखर जाते थे, और कास्टरसउन शापित कास्टर्स को चीखने का भी समय नहीं मिला, इससे पहले कि वह उन्हें कुदरत की ताकत की तरह चीर देता। ब्लड शील्ड टैंक, जो कभी इतने मुश्किल लगते थे। डेमन उनमें से एक से टकराया, उसके पंजे उसकी शील्ड के आर पार धंस गए और मांस और हड्डी चीर गए। उसने हिलना बंद नहीं किया। उसके हमले एक दूसरे से ऐसे जुड़ रहे थे जैसे कोई रुक न सके। बस खून ही मायने रखता था। खून, खून, खून। उसके हमले में गिरी हुई भीड़ तेजी से सिकुड़ गई, मोमेंटम पूरी तरह से पलट गया। और जब डेमन आखिरकार क्षतविक्षत लाशों के बीच खड़ा हुआ, हाँफ रहा था, उसकी आंखें जंगली थीं, उसकी प्यास अभी भी नहीं बुझी थी, तो उसके आसपास की लाशें गायब हो गईं और दुश्मनों की एक नई लहर आ गई। 5वीं लहर। डेमन मुश्किल से कुछ दर्जन लोगों को मार पाया था कि उसका पागलपन आखिरकार खत्म हो गया, और उसके बाद गंभीर जवाबी हमला हुआ। उसकी सेहत लगातार गिरने लगी। डेमन और कोशिश करना चाहता था, लेकिन ट्रायल तुरंत खत्म हो गया। उसने एक आह भरी और जमीन पर गिर गया। उसने अपना बेस्ट किया था और अब रिजल्ट देखने का समय था। वह और एट्रीब्यूट पॉइंट्स कमा सकता था या अपना गियर अपग्रेड कर सकता था, लेकिन बात यह थी कि ट्रायल उसी हिसाब से एडजस्ट हो जाता। टेस्ट पूरी तरह से एक स्किल की समझ के बारे में था, और अपने पिछले जीवन के अनुभव की वजह से वह इसे एक अच्छे लेवल तक क्रैक कर पाया। शायद कोई जीनियस और लेवल क्लियर कर लेता, लेकिन डेमन अपनी प्रोग्रेस से खुश था। उसे एक स्किल अपग्रेड भी फ्री में मिल गया। भाड़ में जाए, मुझे बस अब खून चाहिए, धत तेरे की, वह बुदबुदाया। उसका पूरा शरीर बहुत ज्यादा कमजोरी से नीचे गिर रहा था। शुक्र है खून की एक बूंद उसके चेहरे पर आ गई और डेमन लालच से उसे पी गया। उसकी हालत देखकर वेर्निक्स अचानक जोर से हंसा। तुमने जानबूझकर खुद को भूखा रखा ताकि ब्लड फ्रेंजी शुरू हो जाए, है ना? तुमने किताब की सबसे पुरानी ट्रिक इस्तेमाल की, छोटे ब्लड इनिशिएट। वह हंसना बंद कर दिया और डेमन को गंभीरता से देखा। लेकिन कुछ ही इनिशिएट अपनी जान के साथ इस तरह जुआ खेलने की हिम्मत करेंगे, और भी कम बच पाएंगे। और तुम सिर्फ बच ही नहीं पाए, तुमने इसका इस्तेमाल पूरा लेवल क्लियर करने के लिए किया। अगर तुम्हारी टेक्निक तुम्हारी आत्मा में बसी होगी, तभी तुम वह कर पाओगे जो तुमने अभी किया। मैं स्किल और ब्लड मैजिक सीखने के प्रति तुम्हारे कमिटमेंट की तारीफ करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें आम रिचुअल के साथ आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे सकता।
डेमन की आंखें चौड़ी हो गईं। यह क्या बकवास है? क्या वह आदमी इतने समय से मेरी तारीफ नहीं कर रहा था? उसने बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि वेर्निक्स ने उसे रोक दिया। कल आकर मुझसे मिलो, मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा रिचुअल तैयार करूंगा। तुमने खुद को बहुत काबिल साबित किया है, वेर्निक्स ने आगे कहा, लेकिन ब्लड पाथ के सच्चे साधक, तुम्हें वही कच्चा बैप्टिज्म देना तुम्हारी आत्मा का अपमान होगा जो दूसरों को मिलता है। डेमन, जो अभी भी ट्रायल के बाद हाफ रहा था, उसने बिना कुछ कहे सिर हिलाया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वह क्या सुन रहा है, लेकिन खैर, जो भी मिलेगा वह ले लेगा। एक बड़े रिचुअल से बॉडी अपग्रेड से कोई नुकसान नहीं होगा। डिंग, तुम्हारे पास एक नया क्वेस्ट उपलब्ध है। क्वेस्ट राइट ऑफ ट्रू ब्लड। विवरण, तुम्हें राइट ऑफ ट्रू ब्लड से गुजरने के लिए चुना गया है, जो वैम्पायर रेस के भविष्य के स्तंभों के लिए एक दुर्लभ और प्रतिष्ठित रिचुअल है। राइट से बचो और अपने ब्लड लाइन से एक गहरा कनेक्शन जगाओ। 3 पेशकशें पेश करें, रैंक डी या उससे ऊपर का एक बीस्ट कोर, एल्विन ब्लड की एक बूंद और डिवाइन या होली ब्लड की एक बूंद। डिंग, क्या आप क्वेस्ट स्वीकार करना चाहते हैं? डेमन ने जल्दी से हाँ चुना। ये पेशकशें पाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन वह ऐसा मौका छोड़ने वाला नहीं था। खासकर तब नहीं जब इनाम उसकी ग्रोथ को नॉर्मल लेवलिंग से कहीं ज्यादा बढ़ा सकते थे। फिर भी वह अंदर ही अंदर मुंह बनाए रहा। रैंक डी या उससे ऊपर का बीस्ट कोर मुमकिन है। एल्विन ब्लड मुश्किल। उसने अभी तक कभी एल्फ देखा भी नहीं था, उससे लड़ना तो दूर की बात है। और डिवाइन ब्लड, होली ब्लड, क्या यह उसके लेवल पर मौत को बुलावा नहीं था? वेर्निक्स को उसकी झिझक महसूस हुई और वह हंस पड़ा। डरो मत यंग ब्लड इनिशिएट। अपनी ताकत बढ़ाओ और अपने नुकीले दांत तेज करो। ब्लड का बहुत ज्यादा शुद्ध होना जरूरी नहीं है। मिक्स्ड ब्लड भी चलेगा, लेकिन ब्लड की शुद्धता जितनी ज्यादा होगी, नतीजे उतने ही अच्छे होंगे। ओह! डेमन ने सिर हिलाया। इस पालने के आगे की दुनिया में हलचल हो रही है, और जब ऐसा होगा तो तुम्हें शिकार करने के लिए तैयार रहना होगा, शिकार होने के लिए नहीं। खुद को तैयार करो और मेरे लिए अच्छी चीजें लाओ। मैं खुद पक्का करूंगा कि तुम्हारे शरीर का पोटेंशियल अनलॉक हो जाए। डेमन ने धीरे से सांस ली और सिर हिलाया। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, सर वर्निक्स। वैम्पायर जाने के लिए मुड़ा, तभी वह अचानक रुका और डेमन की तरफ एक स्किल स्क्रॉल फेंका। लो, इसे मेरी तरफ से एक एक्स्ट्रा इनाम के तौर पर ले लो। एक वैम्पायर को खून की कमी नहीं होनी चाहिए, चाहे हालात कैसे भी हों। डेमन और स्किल स्क्रॉल को पीछे छोड़कर वर्निक्स कहीं गायब हो गया। डेमन का दिल जोर से धड़का। यह कौन सा स्किल स्क्रॉल था? रुको, क्या वह स्किल स्क्रॉल से सीख भी सकता था? उसके सवाल का जवाब देते हुए स्किल स्क्रॉल उसके हाथ से गायब हो गया और उसके सामने एक नया नोटिफिकेशन आ गया। डिंग, आपने स्किल ब्लड आर्काइव सीख लिया है। ब्लड आर्काइव पैसिव एक्टिव हाइब्रिड स्किल, सी रैंक। डिस्क्रिप्शन, आप एक्स्ट्रा ब्लड एनर्जी को एक अलग ब्लड रिजर्वॉयर में स्टोर कर सकते हैं। स्टोर किए गए ब्लड का इस्तेमाल तुरंत हेल्थ, स्टेमिना ठीक करने या फ्रेश ब्लड लिए बिना ब्लड लाइन स्किल को ट्रिगर करने के लिए किया जा सकता है। पैसिव इफेक्ट, फीडिंग या कॉम्बैट से मिली 10% ब्लड एनर्जी अपने आप स्टोर हो जाती है। एक्टिव इफेक्ट, आप कभी भी ब्लड आर्काइव से पैसे निकाल सकते हैं। कूलडाउन 10 मिनट। करंट कैपेसिटी 0/100 यूनिट्स। डेमन ने एक बार पलकें झपकाईं, फिर दोबारा। उसके चेहरे पर एक टेढ़ी मुस्कान आ गई। यह उसकी उम्मीद से कहीं बेहतर था।
उसे अब किसी मुश्किल में फ्रेश ब्लड की तलाश करने की जरूरत नहीं थी। अब सबसे बुरे पलों में कंट्रोल खोने का रिस्क नहीं था। सबसे जरूरी बात, क्या वह इस स्किल का इस्तेमाल असल जिंदगी में कर सकता था? वह शैडो स्टेप इस्तेमाल कर सकता था, तो वह और कौन सी स्किल्स इस्तेमाल कर सकता था? यह सब कुछ बदल देता है, डेमन ने धीरे से कहा। पिछली बार वह अपना गेम टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता था, इसलिए गेम में वापस आ गया था, लेकिन अब लॉक आउट के लिए सिर्फ 1 घंटा बचा था। उसके पास अपनी हर छोटी थ्योरी को टेस्ट करने के लिए 12 घंटे बचे थे। डेमन जल्दी से हॉल से निकलने और अपने नए क्वेस्ट पर काम शुरू करने के लिए तैयार हुआ। तभी कुछ और सिस्टम नोटिफिकेशन आए। ट्रायल के लिए अभी और रिवॉर्ड हैं, वह मुस्कुराया। डिंग, आपने ट्रायल की 4 वेव पूरी कर ली हैं और 5वीं स्टेज में कदम रख दिया है। डिंग, पहली वेव क्लियर करने पर आपको 5000 एक्सपीरियंस पॉइंट्स रिवॉर्ड किए गए हैं। डिंग, दूसरी वेव क्लियर करने पर आपको +10 स्टैट पॉइंट्स रिवॉर्ड किए गए हैं। डिंग, तीसरी वेव क्लियर करने पर आपको एक नई स्किल लेसर ब्लड मैजिक रिवॉर्ड की गई है। डिंग, चौथी वेव को क्लियर करने और 5वीं वेव की कोशिश करने के लिए आपको एक स्किल अपग्रेड टोकन इनाम में मिला है। आखिरकार डेमन की मुस्कान और बढ़ गई जब उसे वह इनाम मिला जिसकी वह उम्मीद कर रहा था, लेसर ब्लड मैजिक स्किल। भले ही ब्लड मैनिपुलेशन सीखने के लिए बहुत सारी जरूरतें थीं, लेकिन इसका एक सीक्रेट शॉर्टकट था। अगर उसे लेसर ब्लड मैजिक में काफी महारत हासिल होती तो वह अपने आप ब्लड मैनिपुलेशन सीख पाता। यह एक हाई टियर टेक्निक है जिसे सिर्फ लेवल 200 या उससे ज्यादा का वैम्पायर ही इस्तेमाल कर सकता है। भले ही वह अभी अलग अलग क्लास की बहुत सारी स्किल्स जमा कर रहा था, ब्लड मैनिपुलेशन एक साबित हो चुकी जबरदस्त स्किल थी और उसे इसे जल्द से जल्द अपने हथियारों के जखीरे में शामिल करने की जरूरत थी। डेमन की नजर लेसर ब्लड मैजिक से हटकर आखिरी इनाम पर गई। जैसे ही उसने स्किल अपग्रेड टोकन शब्द देखे, उसका पूरा शरीर यकीन न होने से तन गया। यह सिर्फ स्टेट पॉइंट्स या किसी रियर स्किल स्क्रॉल जैसा कोई छोटा मोटा बूस्ट नहीं था, यह गेम ब्रेकिंग था। एक स्किल अपग्रेड टोकन? यह आसान लग रहा था। ऐसा नहीं था। डेमन जैसे प्लेयर के लिए, जो समझता था कि यह दुनिया नीचे कैसे काम करती है, एक स्किल अपग्रेड टोकन एक ऐसा कैटलिस्ट था जिससे अजीब पावर गेन हो सकते थे। उसका दिमाग तेजी से चलने लगा। नॉर्मली लेसर ब्लड मैजिक को ब्लड मैनिपुलेशन में बदलने में कम से कम हफ्तों की मेहनत लगती, भले ही वह इसके लिए ऑब्सेसिव हो। लेकिन अगर वह अभी स्किल अपग्रेड टोकन का इस्तेमाल करके लेसर ब्लड मैजिक को तुरंत ग्रेटर ब्लड मैजिक में बदल देता, तो इससे प्रोफिशिएंसी की जरूरतें बहुत कम हो जाती। शॉर्टकट और भी छोटा हो जाता। दूसरे शब्दों में, वह महीनों के बजाय कुछ ही दिनों में ब्लड मैनिपुलेशन तक पहुंच सकता था। हालांकि डेमन ने ऐसा न करने का फैसला किया। हालांकि यह आकर्षक लग रहा था, लेकिन अगर वह इसे इतनी मामूली स्किल पर इस्तेमाल करता तो यह एक भगवान जैसी चीज की बर्बादी भी थी। उसे लग रहा था कि यह भविष्य में उसके लिए बहुत बड़ी बात होने वाली है। उसे बस इसके लिए सही स्किल चुननी थी और वह इसमें अपना समय लेने वाला था। डेमन वैम्पायर रेस हॉल में और ज्यादा नहीं रुका। अपने सारे रिवॉर्ड्स और अगले क्वेस्ट पूरे होने के इंतजार में वह जल्दी से वहां से निकल गया। मैं एल्विन ब्लड और डिवाइन या होली ब्लड के लिए कहाँ जाऊंगा, चलते चलते उसने सोचा। इसके अलावा उसके दिमाग में और भी बातें थीं। पैसा। उसे इस समय पैसे की जरूरत थी। क्या कोई तरीका है जिससे वह लॉग आउट करने से पहले अगले 1 घंटे में ये दोनों टारगेट पूरे कर सके? उसके दिमाग में एक आइडिया आया और उस आइडिया को काम में लाने के लिए उसे सही बेवकूफ को ढूंढना था। अगर डेमन को सही याद था,
तो उसे ठीक ठीक पता था कि उसे किस बेवकूफ के पीछे जाना है। उसने जल्दी से लीडर बोर्ड खोला यह देखने के लिए कि क्या उस व्यक्ति ने गेम में रजिस्टर किया है या नहीं। निश्चित रूप से धन लीडर बोर्ड बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसे याद था। शीर्ष पर सभी परिचित नाम थे। रुको, क्या? डेमन ने भौहें चढ़ाई। ब्लडरेथ? यह आदमी कौन था? शीर्ष नाम गोल्ड ब्लेड चलता फिरता बटुआ होना चाहिए था, लेकिन अब ब्लड रेथ शुरुआती गेम में बेतुकी मात्रा में धन के साथ नंबर 1 स्थान पर बैठा था। यहां तक कि इस समय एक पेटुविन खिलाड़ी के पास भी इतना अधिक नहीं होना चाहिए। कुछ ठीक नहीं है, डेमन ने अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा। उसे एक विचार आया और उसने अपना इन गेम मेल खोला। स्वाभाविक रूप से उनमें से लगभग सभी घृणास्पद मेल थे। लोगों ने उसे तरह तरह की बातें कही थीं। फॉक्सटेल, तुम धोखेबाज कमीने। तुम्हें लगता है कि गेम में बग ढूंढकर तुम इतने स्मार्ट हो। स्कारलेट एज, नरक में सड़ो ब्लड गॉड। इससे पहले कि हालात और खराब हों, बेहतर है कि अभी अनइंस्टॉल कर दो। ग्रेव वॉकर, अच्छी ट्रिक्स कमीने। उम्मीद है जब असली प्लेयर्स तुम्हें ढूंढना शुरू करेंगे तो तुम और भी कमाल कर पाओगे। डेमन ने हेट मेल की बाढ़ को सरसरी तौर पर देखा, मुश्किल से ध्यान दिया। ये सब लोग उसे इतनी बुरी बातें कैसे कह सकते हैं? क्या उसने उनसे वर्ल्ड बॉस के चारों ओर भीड़ लगाने और मारे जाने के लिए कहा था? मुस्कुराते हुए उसने जल्दी से फालतू मेल का ढेर डिलीट कर दिया। फिर वह स्कैन करता रहा, स्कैन करता रहा, स्कैन करता रहा जब तक कि उसे ब्लडरेथ, जो अभी का टॉप गोल्डन वॉलेट है, के कुछ मेल नहीं मिले। ब्लडरेथ ब्रो, तुम्हें मेरा निक नेम कैसा लगा? तुम ब्लड गॉड हो और मैं ब्लडरेथ। ब्रो, मैं तुम्हारा बहुत बड़ा फैन हूं। डेमन ने भौहें चढ़ाई। शायद यह वह इंसान नहीं था जिसके बारे में वह सोच रहा था। फिर उसने अगले कुछ मैसेज पढ़े। ब्लडरेथ ब्रो, क्या हम मिल सकते हैं? मैं सच में अपने आइडल से मिलना चाहता हूं। मैं तुम्हारे समय की कीमत चुका दूंगा। ब्लडरेथ भाई प्लीज, मुझे चोट लगने का डर है। क्या तुम मुझे लेवल बढ़ाने में मदद कर सकते हो? ब्लडरेथ भाई, मुझे अभी एक जबरदस्त सीक्रेट क्वेस्ट मिला है। प्लीज मेरी मदद करो। मैं गारंटी देता हूं कि तुम हारोगे नहीं। ये मैसेज देखकर डेमन को आखिरकार यकीन हो गया कि वह सच में अपनी पिछली जिंदगी का वही इंसान है, गोल्डन ब्लेड। वही भोला, खुश करने को बेताब, बिना जेब वाला बेवकूफ जिसने डेमन की पिछली जिंदगी में अपनी पीठ पर निशाना बना लिया था। बस इस बार उसने अपना नाम बदलकर ब्लड रेथ रख लिया था। एक फैन है, डेमन हंसा और उस आदमी को जवाब लिखना शुरू किया। मैं तुम्हें लेवल बढ़ाने में मदद कर सकता हूं। नीरा शहर के बाहरी इलाके में मुझसे मिलो। और जैसा उसने सोचा था, ब्लड रेथ ने तुरंत उसे जवाब दिया। भाई, मुझे बहुत अफसोस है। इस क्वेस्ट के लिए मुझे गार्थ शहर में होना होगा। क्या आप इसके बजाय यहां आ सकते हैं? मैं तुम्हें टेलीपोर्टेशन के खर्च के लिए कुछ गोल्ड कॉइन भेज रहा हूं। अगले ही सेकंड डेमन को 500 गोल्ड कॉइन मिले। बहुत ज्यादा रकम। डेमन ने नोटिफिकेशन को घूरा। एक गोल्ड कॉइन 50 यूएस डॉलर के बराबर था। 500 गोल्ड कॉइन बस टेलीपोर्टेशन फीस के लिए ऐसे ही भेज दिए गए। यह असल दुनिया के 25,000 डॉलर थे। एक पुरानी कार खरीदने या महीनों का किराया देने के लिए काफी थे और इस बेवकूफ ने बिना सोचे समझे उसे वायर कर दिया था। उसकी उंगलियां फड़की। यह आदमी कितना अमीर था। उसने बेबसी से अपना सिर हिलाया और नीरा शहर के टेलीपोर्टेशन पोर्टल्स की ओर चल दिया। नीरा शहर में टेलीपोर्टेशन प्लाजा में चहल पहल थी। प्लेयर्स लोकल चैट में चिल्ला रहे थे,
व्यापारी महंगे पोषण बेच रहे थे, नए लोग बड़ी आंखों से चमकते पोर्टल्स को घूर रहे थे। डेमन ने यह सब अनदेखा कर दिया। वह इस अफरातफरी में एक परछाई की तरह चला, उसका दिमाग पूरी तरह से फोकस था। वह पहुंचा टेलीपोर्टेशन क्रिस्टल जमीन में धंसा हुआ था, उसकी सतह पर ऑप्शन चमक रहे थे। अपनी उंगलियों के एक झटके से उसने गार्थ सिटी को चुना। पोर्टल की कीमत मुश्किल से 50 गोल्ड कॉइन, और फिर भी उस आदमी ने उसे 500 गोल्ड कॉइन भेजे थे। यह एक सच्चे व्हेल का रवैया था। डेमन ने फिर से आह भरी और गार्थ सिटी में आने से पहले पोर्टल का इस्तेमाल किया। नीरा सिटी में बहुत से लोग उसे ढूंढ रहे थे, इसलिए कभी कभी इसे बदलना अच्छा था। इसके अलावा वह कुछ खास क्वेस्ट के बारे में सोच सकता था जिन्हें वह गार्थ सिटी में कर सकता था। यह सब तब तक इंतजार करना था जब तक वह अपने मौजूदा क्वेस्ट खत्म नहीं कर लेता। डेमन ने मुश्किल से टेलीपोर्टेशन पोर्टल से एक कदम बाहर निकाला था कि कोई उसके चेहरे पर बड़ी मुस्कान के साथ दौड़ा। वह आदमी ऊपर से नीचे तक चमकदार गियर में था और प्लीज मुझे लूटो के लिए चलता फिरता बिलबोर्ड जैसा लग रहा था। डेमन को उसे पहचानने में 1 सेकंड भी नहीं लगा। गोल्डन ब्लेड नहीं, ब्लड रेथ। ब्रो, ब्लड रेथ चिल्लाया, उसकी आवाज पूरे प्लाजा में गूंज गई। कई प्लेयर्स घूरने लगे। तुमने कर दिखाया। मुझे पता था कि तुम मुझे नहीं छोड़ोगे ब्रो। यहाँ देखो। क्या तुम वो कमाल का क्वेस्ट देखना चाहते हो जो मुझे मिला है? हे, तुम्हें यह जरूर पसंद आएगा। डेमन हैरान रह गया। क्या यह आदमी बिल्कुल पागल था? वह सबके सामने ऐसे क्यों चिल्ला रहा था, उन सबको एक्सपोज कर रहा था? इससे पहले कि वह अपनी बात कह पाता, पीछे से एक हाथ आया और ब्लड रेथ की पीठ पर जोर से थप्पड़ मारा। क्या तुम ऐसे नहीं चिल्ला सकते? एक बहुत तेज ऑरा वाली औरत आगे आई, उसका फिगर और खूबसूरती कमाल की थी। औरत का शरीर दुबला पतला एथलेटिक था, जो गहरे रंग के कॉम्बैट लेदर में लिपटा हुआ था और जिस पर हल्की चमक वाले जादू के निशान थे। उसकी पीठ पर एक पतली तलवार बंधी हुई थी। उसके लाल बाल, जो लगभग बिखरे हुए लेकिन लड़ाई के लिए प्रैक्टिकल तरीके से बंधे थे, एक जिंदा लौ की तरह धूप में आ रहे थे। और उसकी सुनहरी आंखें चिढ़कर ब्लड रेथ पर टिक गईं। तुम हम दोनों को मरवा दोगे बेवकूफ, उसने साफ साफ कहा। ब्लड रेथ सिकुड़ गया और शर्म से अपना सिर पीछे रगड़ने लगा। सॉरी बहन, मैं एक्साइटेड हो गया था। बहन। डेमन का एक्सप्रेशन नहीं बदला, लेकिन अंदर ही अंदर वह अपना दिमाग लगा रहा था। गोल्डन ब्लेड की कोई बहन नहीं थी। क्या उसे ठीक से याद था? खैर, टेक्निकली वह गोल्डन ब्लेड को गेम लॉन्च होने के 2 साल बाद ही जानता था। तब तक उसने उसके बारे में सिर्फ सुना था, इसलिए अगर उसकी कोई बहन भी थी तो भी सब कुछ सीक्रेट था। यह अजीब था कि इतनी टॉप टियर ब्यूटी किसी अच्छे इंसान की बनाई हेवनली ब्यूटी लिस्ट में भी नहीं थी। वैसे भी यह जोड़ी उसकी चिंता का विषय नहीं थी, इसलिए उसने इसके बारे में ज्यादा परेशान नहीं हुआ। चलो जल्दी से यह काम निपटाते हैं और अपनी डील पूरी करते हैं। डेमन चलने लगा। 10 लेवल के लिए 1000 गोल्ड कॉइन और अगले 10 लेवल के लिए 2000 गोल्ड कॉइन। तुम अभी लेवल 5 पर हो और इससे टॉप 5 लेवल रैंक लीडर बोर्ड में तुम्हारी जगह पक्की हो जानी चाहिए। बेशक अगर तुम अपने साथ एक एक्स्ट्रा आदमी ला रहे हो तो सारे रेट डबल कर दो। ब्लड रेथ तेजी से उसके पीछे भागा। बेशक भाई। बिल्कुल। लेकिन बहन इस अरेंजमेंट से ज्यादा खुश नहीं लग रही थी। इतनी जल्दी नहीं। वह उसके पास गई, उसे एक बार देखा। तो तुम फेमस ब्लड गॉड हो? डेमन ने कदम नहीं तोड़े,
लेकिन उसने आलस से अपनी नजर उसकी तरफ खिसका दी, बिना झिझके उसकी सुनहरी आंखों वाली नजर से मिला। मुझे लगता है मेरी रेप्यूटेशन मुझसे ज्यादा तेजी से फैलती है। औरत का मुंह एक कोने से ऊपर उठा, एक आधी सी मुस्कान। फ्रेंडली नहीं। मैंने कहानियां सुनी हैं, उसने हल्के से कहा, लेकिन कहानियों में जरूरी बातें छूट जाती हैं। जैसे कि क्या तुम पर भरोसा किया जा सकता है? डेमन ने हल्की सी और गहरी हंसी हंसी। अगर तुम भरोसा करना चाहते हो तो तुम गलत गेम में हो। मैं यहां बिजनेस के लिए हूं। तुम्हारा भाई पेमेंट करता है, मैं डिलीवर करता हूं। सिंपल। मेरा भाई बेवकूफ है, लेकिन मैं नहीं। बेहतर होगा कि तुम जल्दी से काम कर लो, नहीं तो मैं तुम्हारा पेमेंट आधा कर दूंगा। मेरे पास इस बेवकूफी भरे गेम में पूरा दिन बर्बाद करने के लिए नहीं है। बेवकूफी भरा गेम। डेमन ने भौहें चढ़ाई। ब्लड रेथ ने जल्दी से समझाया, सॉरी ब्रो। मेरी बहन का मतलब है कि वह असल में एक कंपनी चलाती है, इसलिए उसके पास गेम में लॉग इन करने के लिए ज्यादा टाइम नहीं है। वह बहुत वर्कहॉलिक है, हर समय काम करती रहती है। एक कंपनी की मालिक, इतनी छोटी उम्र में? इससे उसके एटीट्यूड में कॉन्फिडेंस और तेजी का पता चलता है। वह कोई साधारण खिलाड़ी या आदर्शवादी नौसिखिया नहीं थी, वह लोगों को आदेश देने और चीजों को अपने तरीके से करने की आदी थी। डेमन ने हल्का, लगभग आलसी ढंग से कंधे उचकाए, मानो उसकी धमकी पर उसका ध्यान देने की बमुश्किल ही जरूरत थी। मैं तेजी से काम करता हूं, उसने सरलता से कहा। लेकिन गुणवत्ता की अपनी कीमत होती है। यदि आप जल्दबाजी में काम चाहते हैं तो आप किसी और को ढूंढ सकते हैं। यह चारा था, उसके स्वाभिमान को थोड़ा ठेस पहुंचाना। निश्चित रूप से महिला की सुनहरी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, लेकिन फिर वह फिर से मुस्कुराई, उसकी निगाहों में स्वीकृति की एक चमक चमक उठी। अच्छा, उसने कहा, मुझे ऐसे लोग पसंद हैं जो अपनी बड़ी बातों पर काबू रख सकें। ब्लड रेथ बस घबराहट से हंस दिया। है, तुम दोनों की पहले से ही बनती जा रही है। यह बहुत अच्छा है। डेमन ने लगभग अपनी आंखें घुमाईं। बनती जा रही शब्द वह इस्तेमाल नहीं करेगा। ठीक है। बहुत हो गई बातें। क्या तुम यह तेजी से नहीं करना चाहती थी? चलो चलें। वे तीनों टेलीपोर्टेशन पोर्टल एरिया से निकलकर शहर के गेट की तरफ चल पड़े। रास्ते में बहुत से लोग उनकी तरफ मुड़े। बहन ने अपना चेहरा हुड से ढका हुआ था और डेमन नए गियर के साथ काफी आम दिख रहा था, इसलिए किसी ने भी उसे दूसरी नजर से नहीं देखा। असली स्पॉटलाइट ब्लड रेथ पर थी। ऊपर से नीचे तक चमकदार कपड़े पहने, हैंडसम चेहरे और फिट बॉडी के साथ वह पूरी तरह से हीरो जैसा लग रहा था। कई औरतें उससे अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए दौड़ी, कुछ तो अपने एसेट्स भी दिखा रही थीं। हे हैंडसम, तुम कहाँ जा रहे हो? क्या मैं भी साथ आ सकती हूँ? हम कुछ मजा कर सकते हैं। गेम में जो होता है वह गेम में ही रहता है ना? एक औरत ने आंख मारी। एक और औरत जो एक खुला हुआ बैटल रोब पहने थी, जिसमें कल्पना के लिए बहुत कम जगह थी, एक कामुक मुस्कान के साथ पास आ गई। तुम मजबूत लग रहे हो, लेकिन मुझे यकीन है कि तुम्हें जगाए रखने के लिए एक अच्छे सपोर्ट क्लास की जरूरत होगी। उसने ब्लड रेथ के चेस्ट पीस पर उंगली फेरी जैसे वह उसकी अपनी पर्सनल बुफे टेबल हो। ब्लड रेथ ने हकलाते हुए कहा, मैं खुश हूं, लेकिन मैं पहले से ही अपनी पार्टी के साथ हूं। हे। डेमन का चेहरा तमतमा गया। अमीर, हैंडसम और मीठी ज़बान। यह आदमी एक कमीना था। उसका अकेला दिल मुश्किल से इस नाइंसाफी को झेल पा रहा था।
डेमन ने आंखें सिकोड़ लीं, ब्लड रेत को घबराकर हंसते हुए और उन औरतों को ऐसे विदा करते हुए देखा जैसे कोई मासूम राजकुमार गलती से कोठे में घसीट लाया गया हो। वह बेवकूफ फ्लर्ट करने की कोशिश भी नहीं कर रहा था, और फिर भी उसमें वह अजीब सा जबरदस्त चार्म था जिससे दुनिया उसे चांदी की थाली में परोस रही थी। तुम्हें जो मिलना है तुम उसी के लायक हो, बेचारे कमीने। डेमन चुपचाप दांत पीसता हुआ शो देख रहा था। तुम्हें पता है कि तुम यह सब तब भी कर सकते हो जब तुम औरतों से ज्यादा दोस्ताना तरीके से बात करो और अपने सुपर सीरियस चेहरे से हर समय सीरियल किलर जैसा न दिखो, ब्लडरेन ने बीच में कहा। डेमन हैरान था कि यह औरत इतनी देर बाद क्यों सामने आई और आखिर में पूछने का फैसला क्यों नहीं किया। ऐसा नहीं था कि वह कुछ समझाने वाली थी। इसके बजाय उसने इस मौके का इस्तेमाल ग्रैंड रिचुअल क्वेस्ट के बारे में बात करने के लिए किया। बेशक जब उसने मन ही मन पूरी बात समझा दी तो उसे बस रेडियो साइलेंस मिला। वह कमीनी औरत एक बार फिर छिप गई थी। डेमन का मूड और खराब हो गया। भाड़ में जाए, मैं शिकार शुरू करने जा रहा हूं। बिना किसी वार्निंग के वह परछाइयों में गायब हो गया। उसने आज पहले ही हिंसा चुन ली थी और पीछे हटने का कोई मतलब नहीं था। जब डेमन परछाइयों से वापस आया तो वह ठीक एक औरत के पीछे था। एक हल्की सी मुस्कान के साथ उसने अपने पंजे से उसका गला काट दिया। खून की धार बह निकली। हालांकि खून निकला ही नहीं। डेमन जल्दी से आगे बढ़ा और अपना हाथ खुले घाव पर रख दिया। कम ब्लड मैजिक की वजह से उसे अब अपने नुकीले दांतों का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं थी और वह सीधे अपनी हथेली से खून निकाल सकता था। वह अपने हाथ गंदे किए बिना खा सकता था। जैसे ही मैजिक एक्टिवेट हुआ, उसकी स्किन के नीचे एक हल्की लाल चमक दौड़ गई। औरत का शरीर एक बार ऐंठ गया और फिर खून ऊपर उठने लगा, भना नहीं, बहना नहीं, बल्कि ऊपर उठना जैसे कि अनदेखे धागों से खींचा जा रहा हो। यह अजीब तरह से चमक रहा था, एक चिकनी घूमती हुई धारा बना रहा था जो रेशम की तरह डेमन के हाथ में बह रही थी। डिंग। लेसर ब्लड मैजिक एक्टिवेटेड, डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन। डिंग। लेसर ब्लड मैजिक की काबिलियत बढ़ गई है। डिंग। लेसर ब्लड मैजिक की काबिलियत बढ़ गई है। डिंग। लेसर ब्लड मैजिक की काबिलियत बढ़ गई है। डेमन की स्किल काबिलियत तेजी से बढ़ रही थी क्योंकि उसे ब्लड एसेंस और अपनी आत्मा के बीच का जाना पहचाना रिश्ता महसूस हो रहा था। अपनी पिछली जिंदगी में जब वह अपाहिज हो गया था और उसे ब्लड एसेंस या माना का एहसास नहीं हो रहा था तो उसे बहुत दुख हुआ था। यह एक या दो अंग खोने से भी बुरा था। ऐसा लग रहा था जैसे वह अब सांस नहीं ले पा रहा था। वह उस बहुत ज्यादा दुख के बारे में सोचना नहीं चाहता था जिसे बताया नहीं जा सकता। इस जिंदगी में उसे फिर से वह तकलीफ नहीं होगी। जैसे ही खून का गर्म धागा उसके शरीर में बुना गया, डेमन ने उस एहसास को अपने अंदर भर लिया। डिंग। +10 यूनिट फ्रेश ब्लड एसेंस मिला। डिंग। ब्लड आर्काइव 1/100 यूनिट स्टोर। जब चुराया हुआ खून डेमन के सिस्टम में गया तो उसकी आंखें हल्की लाल हो गईं। उसकी गर्माहट उसके अंगों में फैल गई, उसे मजबूत और तेज कर दिया। अब सवाल यह था कि क्या उसकी ब्लडलाइन स्किल एक्टिवेट होगी। अगले ही सेकंड उसके चेहरे पर मुस्कान और बढ़ गई क्योंकि नोटिफिकेशन आने लगे। डिंग। ब्लडलाइन एक्सट्रैक्शन शुरू हुआ। टारगेट इंसान लेवल 9। डिंग। आपने एबिलिटी फायर बॉल निकाल ली है। फायर बॉल एलवी एक उदास स्माइली बेसिक स्पेल, एलिमेंट फायर, टाइप ऑफेंसिव प्रोजेक्टाइल। इफेक्ट कंडेंस्ड फायर का एक छोटा गोला लॉन्च करता है जो इम्पैक्ट पर फट जाता है, जिससे एक छोटे रेडियस में हल्का फायर डैमेज होता है।
माना कॉस्ट 15। कूलडाउन 6 सेकंड। ध्यान दें, इफेक्टिवनेस इंटेलिजेंस के साथ बढ़ती है। डेमन की मुस्कान और गहरी हो गई। ऐसा लग रहा था कि आखिरकार उसकी स्किल काम कर गई। उसने औरत की बॉडी को जमीन पर गिरने दिया और जल्दी से ब्रेसलेट जेब में रख लिया जो नीचे गिर गया। कुछ ही सेकंड में वह एक बार फिर भाई बहन के पास था। उसके बाद ही लोगों को पता चला कि क्या हुआ था और एक प्लेयर मर गया था। आह! कोई चीखा और दहशत जंगल की आग की तरह फैल गई। अभी अभी कोई मर गया। क्या वह चुपके से किया गया किल था? किसने किया? कौन था? शहर के गार्ड क्या कर रहे हैं? यह पूरी तरह बकवास है। उनमें कोई चुपके से किया गया किलर भी था। ब्लड रेथ को पसीना आने लगा क्योंकि वह अपने नए खरीदे गए गियर को लेकर बहुत घबराया हुआ था। आखिरकार उसने कुछ जल्दी दिखाई और जल्दी से जाने लगा। तुम्हें इंतजार करवाने के लिए माफ करना, ब्रो। डेमन ने उसे तिरछी नजर से देखा, अचानक खुद को बचाने की उसकी इस कोशिश से खुश होकर। ब्लड रेथ अपनी दौलत और सामान के बावजूद एक बिगड़ी हुई घरेलू बिल्ली जैसा था। जब सुरक्षा का भ्रम टूटा तो वह बिल्कुल तैयार नहीं था। लेकिन बहन हिली नहीं। वह वहीं खड़ी रही, आंखें सिकोड़कर, सिर थोड़ा झुकाकर डेमन को देख रही थी। तुमने यह कैसे किया? हम मुझे नहीं पता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। उस औरत ने आगे कोई सवाल नहीं पूछा और डेमन कंधे उचकाकर आराम से चलने लगा। वे तीनों कुछ ही मिनटों में शहर के बाहरी इलाके में पहुंच गए। भाई, क्या हम कोई डंजन चलाने जा रहे हैं? कौन सा डंजन? ओह, क्या हम साथ में कोई रिकॉर्ड बना सकते हैं, बड़े भाई? यह बहुत बढ़िया होगा अगर हम सब एक साथ सिस्टम वाइड अनाउंसमेंट में आ जाएं, ब्लड रेथ ने एक्साइटमेंट में पूछा। डंजन नहीं, डेमन ने उसे घूरकर देखा। अगर तुम दोनों मिलकर रिकॉर्ड बनाना चाहते हो तो चार्ज अलग है। इस बारे में बाद में बात करते हैं। लेवलिंग के लिए इन जानवरों पर ध्यान देना ही काफी है। डेमन ने पास के एक पेड़ पर बैठे एक बंदर की ओर इशारा किया। जैसे ही ब्लडरेथ ने देखा कि डेमन किस जानवर की बात कर रहा है, उसे पसीना आने लगा। पॉटी फेंकने वाले? बिल्कुल नहीं। भाई, प्लीज मेरी बात सुनो। मैं एक्स्ट्रा पैसे क्यों न दे दूं? चलो कहीं और चलते हैं। प्लीज। ये बंदर बहुत खतरनाक हैं। इनकी वजह से हर कोई गार्थ सिटी से बाहर निकलना चाहता है। उसने वापस पेड़ की ओर देखा, जहां लंबी बाहों वाला वह जीव उन्हें इंसानों जैसी नफरत से घूर रहा था, कुछ संदिग्ध चीज चबा रहा था और बेवजह हिंसा के साथ दूसरे बंदर पर एकोन फेंक रहा था। फिर एक और बंदर शामिल हो गया, और एक और एक और। उनमें से एक ने एक टहनी को आधा तोड़ दिया और पेड़ पर युद्ध की आवाज की तरह ढोल बजाने लगा। डेमन ने नाक सिकोड़ी। ब्लड रेथ ने हताशा से इशारा किया। इन्हें देखो। वो वाला उसके मुंह से झाग निकल रहा है। वो नॉर्मल मॉब नहीं हैं, ब्रो। वो हमलों को रोकते हैं। वो हथियार चुराते हैं। वो गंदगी फेंकते हैं, और सिर्फ लाक्षणिक रूप से नहीं। उनकी गंदगी घंटों तक बदबू देती है, ब्रो। और जब वे बकवास नहीं कर रहे होते तो वे पत्थर फेंकते हैं। वे प्लेयर्स को गैंग करते हैं और उन्हें मार डालते हैं। यह काम नहीं करेगा, भाई। हर कोई उनसे प्लेग की तरह बचता है। मैं समझ गया, डेमन ने कहा। तो यह तय है। ब्लड रेथ चौंक गया। तुम हमें कहीं और ले जाओगे? नहीं, डेमन ने जवाब दिया। हम यहीं रहेंगे। इससे पहले कि ब्लड रेथ फिर से प्रोटेस्ट कर पाता,
डेमन उनकी तरफ से गायब हो गया और बंदर के बगल में फिर से आ गया। उसी समय पार्टी के इनविटेशन आ गए। डिंग, प्लेयर ब्लड गॉड ने तुम्हें एक पार्टी में इनवाइट किया है। क्या तुम एक्सेप्ट करना चाहते हो? ब्लड रेथ बहुत मना करना चाहता था, लेकिन वह खुद को ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं कर सका। मन ही मन प्रार्थना करते हुए उसने जल्दी से इनविटेशन एक्सेप्ट कर लिया। कई घंटों से वह ऑसम ब्लड गॉड के साथ लड़ने के ऐसे मौके का इंतजार कर रहा था, लेकिन यह नर्क के इन डरावने बंदरों के लिए ही क्यों जरूरी था? और दूसरी तरफ उसकी बहन ने चुपचाप इनविटेशन मान लिया। उसकी नजर डेमन की हरकत पर टिकी थी, और आखिर में उसने जो देखा उससे वह अपना आपा खो बैठी। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और वह हांफने लगी। आखिर यह आदमी कौन था? डेमन धुंधली परछाइयों में दिखाई दिया और उस अनजान बंदर के ठीक पीछे डाली पर चुपचाप दिखाई दिया। वह जीव लेवल 12 फेरल ट्रीफ्लिंगर हवा के प्रेशर में बदलाव को महसूस करते हुए चबाते चबाते ही जम गया, बस 1 सेकंड देर से। इससे पहले कि वह चीख पाता या कुछ गलत फेंक पाता, डेमन ने उसकी गर्दन पकड़ी और उसका गला काट दिया। बंदर हाथ पैर मारने और मुड़ने लगा, उसकी छोटी आंखें गुस्से से बड़ी हो गई थीं। डेमन उसे बिना किसी असर के घूरता रहा और अपने हाथ से खून का सार सोखने लगा। कुछ ही सेकंड में बंदर मर गया। डेमन ने अभी नोटिफिकेशन देखने की हिम्मत नहीं उठाई। वह बस दूसरे बंदर की तरफ बढ़ गया। उसका साया फिर धुंधला हो गया और वह अगली डाल के ऊपर फिर से दिखाई दिया, जहां एक और फेरल ट्रीफ्लिंगर ने चेतावनी भरी चीख मारी। यह बहुत धीमा था। एक ब्लड क्लीव के बाद डेमन पहले ही उसका ब्लड एसेंस सोख रहा था। पड़ोस के पेड़ों से 3 और बंदर पहले ही चीखने लगे थे। कुछ और सेकंड बाद ये तीनों भी जमीन पर गिरकर मर गए, लेकिन इससे पहले कि आखिरी वाला जोर से चीखता, मदद के लिए पुकारता। जैसे ही जंगल के चारों ओर से और भी बंदर दिखाई देने लगे, छत जोर से सरसराहट करने लगी। डेमन डाल पर खड़ा रहा, बेफिक्र, जबकि ऊपर, नीचे और चारों ओर डालियों से दर्जनों आंखें उस पर टिकी थीं। फेरल ट्रीफ्लिंगर, जो आमतौर पर यात्रियों को शरारत और गंदगी से परेशान करने में खुश रहते थे, अब एक डरावने तालमेल के साथ आगे बढ़ रहे थे। भाड़ में जाओ, भाड़ में जाओ, भाई हम फंस गए। शिट, इतने सारे बंदर! अरे, यह तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा बुरा है। भाई जाने दो, हम कहीं और जाकर बराबरी कर सकते हैं। और यह शानदार मौका छोड़ दो, डेमन मुस्कुराया। उसने पहले ही ताकत में 2 पॉइंट और निशाना लगाने और प्रोजेक्टाइल फेंकने की स्किल हासिल कर ली थी। यह तो बस शुरुआत थी। उसने अपनी उंगलियां चटकाईं और काम पर लग गया। दर्जनों चीखें हवा में गूंज उठीं, जिससे कभी शांत जंगल जंग के मैदान में बदल गया। फेरल ट्रीफ्लिंगर्स दर्जनों, शायद 100 भी अपनी जगह पर जमा हो गए थे, एक साथ डालियों के बीच कूद रहे थे, पत्थर और पॉटी फेंक रहे थे। दूर से यह मजाकिया लग सकता था, लेकिन उस आदमी को नहीं जो यह सब खुद अनुभव कर रहा था। भाई, वे फॉर्मेशन टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, ब्लड रेथ नीचे से चिल्लाया, एक पेड़ के पीछे दुबका हुआ और अपने महंगे गियर को बच्चे के कंबल की तरह पकड़े हुए। वो सिग्नल दे रहा है। क्या उन्हें सिग्नल देने की इजाजत है? डेमन ने कोई जवाब नहीं दिया। उसका ध्यान पेड़ों की चोटियों पर था। जब बाकी 2 लोग रुके और सुरक्षित दूरी से शो देख रहे थे, डेमन एक पेड़ की चोटी से दूसरी चोटी पर चुपचाप कूद रहा था, जैसे कोई बदमाश हो, लेकिन उसके स्टेट्स सबसे अच्छे बदमाशों से भी बेहतर थे। शैडो स्टेप एक बहुत काम की स्किल थी, और वह लेवल के अंतर और कुल मिलाकर एट्रीब्यूट के अंतर के साथ मिलकर पूरा जंगल जल्दी ही मारकाट के सीन में बदल गया।
ब्लड रेथ अपने नाखून चबा रहा था, सस्पेंस बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। हालांकि जिस मुसीबत की उसे उम्मीद थी वह कभी नहीं आई। एक के बाद एक बंदर मर रहे थे और फिर भी ब्लड गॉड मजबूत था। आखिरकार ब्लड रेथ का एक्सप्रेशन घबराहट और निराशा से पूरी तरह हैरानी में बदल गया। उसने मुंह थोड़ा खुला रखकर देखा, जैसे डेमन मौत के देवता की तरह कैनोपी को चीर रहा हो। हर हत्या एक धुंधली हरकत और जादू थी। यह क्रूर था, हाँ, लेकिन यह कला थी। यह लेवलिंग नहीं थी, यह दबदबा था। और ब्लड रेथ जो कभी पेटुविन का लाडला राजकुमार था, उसे ऐसा लगा जैसे कोई किसान किसी राजा को लड़ाई में देख रहा हो। वाह, उसे जाते हुए देखो। मेरा भाई बहुत बढ़िया है। मैं पहले ही 3 लेवल ऊपर पहुंच गया हूं। बिल्कुल नहीं। वह इतनी तेजी से फार्मिंग कर रहा है कि लेवल की बारिश हो रही है। ओह देखो, एक यहां, एक वहां, हर जगह मरे हुए बंदर। ब्लड रेथ जोश में सीटी बजाने और नाचने लगा, कमर हिलाने लगा। वह पब्लिक में ऐसा कभी नहीं करता, लेकिन क्योंकि यहाँ उनके अलावा कोई नहीं था, वह आदमी खुशी खुशी नाच रहा था और देख रहा था कि उसका एक्सपीरियंस बार तेजी से भर रहा है। बहन भी, जो पहले ठंडी और शक करने वाली थी, अब उसकी दीवानी हो गई। वह ब्लड रेथ की हरकतों पर अपना माथा पीट लेती, लेकिन उसने एक पल के लिए भी डेमन से अपनी नजरें नहीं हटाईं। उसकी नजर डेमन की हर हरकत पर लेजर फोकस से थी। वह किस क्लास का है? बदमाश या चोर? समझ नहीं आता। वे हमले बहुत ताकतवर लगते हैं, लेकिन वह यहाँ वहाँ कुछ हमलों को आसानी से झेल लेता है। उसका फिजिकल डिफेंस इतना ज्यादा कैसे हो सकता है? एक बदमाश टाइप प्लेयर का डिफेंस ज्यादा नहीं होना चाहिए। हम एक बदमाश को एक ही समय में इतने सारे जानवरों का सामना नहीं करना चाहिए। हम तुम्हें क्या लगता है? उसने उस लड़के से पूछा, और उसे एहसास हुआ कि उसकी बातें किसी के कानों में नहीं पड़ रही थीं। भाई जबरदस्त है। उस हमले को देखो। वाह, देखो, उसने उस बंदर को मुक्का मारा। वाह, कमाल है। बहन ने हार मान ली और डेमन को देखती रही। जंगली पेड़ पर चढ़ने वाले एक के बाद एक पेड़ों से गिर रहे थे। उनका शिकार करने वाले अकेले जानवर के सामने उनका कोई मुकाबला नहीं था। उनका एक बार का संगठित हमला अजीब चीखों और घबराहट में बदल गया, क्योंकि डेमन की परछाई जैसी तस्वीरें आखिरी चीज बन गईं जो उन्होंने कभी देखी। वह ऐसे हिल रहा था जैसे जंगल उसका अपना हो। कोई भी बंदर उसकी अगली चाल का अंदाजा नहीं लगा सका। वह अजीब तरह से चला और दूसरों को कुछ समझ आने से पहले ही काम खत्म कर दिया। वह एक एक करके बंदरों को मार रहा था, कैनोपी की परछाई में अंदर बाहर आ जा रहा था। मुझे कुछ एओई अटैक चाहिए, डेमन ने सोचा। उसने खुद को 1 घंटा दिया था, लेकिन आधे घंटे के अंदर ही उसने बंदरों का पूरा बैरल साफ कर दिया। हालांकि यह बात यहीं खत्म नहीं हुई थी। असली शो अब कभी भी शुरू होने वाला था। जैसे ही डेमन अपने आखिरी शिकार से नीचे उतरा, उसके आसपास की टहनियां हवा से नहीं, बल्कि उसके भारीपन से कांपने लगीं। गहरी कैनोपी से और बंदर निकले। ये बहुत बड़े और मजबूत थे, और जब उन्होंने पत्थर मारा तो जमीन पर एक निशान बन गया। एलीट स्टोनस्किन्ड मंकीज। अपने अस्तव्यस्त कज़न्स के उलट, इनमें साफ तौर पर ज्यादा इंटेलिजेंस थी। 1 फुट लंबे खड़े होने पर उनकी खाल मिनरल जैसी प्लेटों से चमक रही थी, जो हर हरकत के साथ धीरे से खनकती थीं। उनकी आंखें हल्की लाल चमक रही थीं, और उनके मुंह से लार टपक रही थी। गर्थ सिटी में हर एक प्लेयर के सामने एक सिस्टम वाइड नोटिफिकेशन पॉप अप हो गया।
जोन इवेंट ट्रिगर हुआ, स्टोनस्किंड बंदर दिखाई दिए। क्लासिफिकेशन रेयर एलीट झुंड। मकसद एलीट पैक को हराना या बचना। रिकमेंडेड पार्टी लेवल 25+। रिवॉर्ड बोनस 3x EXP, रियर ड्रॉप्स। सुपर स्निफर। अरे यह जोन इवेंट क्या है? क्रिस्पी मेज स्टोनस्किंड बंदर। क्या वे उसी पूफलिंगर्स मॉब के हैं? भाड़ में जाओ, ये बंदर बहुत बुरे हैं। डार्क स्नैक भाई भागो, लॉग आउट करो, मैं यह दोबारा नहीं करूंगा। ये बंदर कमीने हैं। पोषण मामा बेवकूफ, देख नहीं रहे? यह एक स्पेशल इवेंट है। 3x XP और रियर ड्रॉप्स। भले ही वो डरावने बंदर हों, मैं इसे मिस नहीं कर रहा हूं। मैं अभी जा रहा हूं। यह शहर के बाहर कहीं होना चाहिए। शायद कोई वर्ल्ड बॉस आ जाए। कैनन फॉडर। मैं भी जा रहा हूं। थॉट्स चले गए, मैं भी। वोल्फी 69। भाई कसम से अगर आर्केन डॉन गिल्ड पहले वहां पहुंच गया तो हम सब फंस जाएंगे। स्लिकारचर। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं 50 बार मर भी जाऊं, मैं उस बॉस को कम से कम एक बार टैग तो करूंगा ही। पिक्सल मिस्ट्रेस। सब लोग बाहर की तरफ जाओ, पार्टी करो, चलो यह करते हैं। लोकल चैट में अचानक हलचल मच गई क्योंकि इलाके के सभी प्लेयर्स इवेंट की जगह ढूंढने के लिए भागने लगे। गेम की शुरुआत में 3x एक्सपीरियंस पॉइंट्स वाला इवेंट बेशक एक वरदान होगा। कोई भी प्लेयर जो ऐसे इवेंट का फायदा उठाएगा वह मोमेंटम की वजह से अजेय हो जाएगा। वे धीरे धीरे दूसरों से ज्यादा ताकतवर बनेंगे और भी मौके जमा करेंगे। और भी अच्छा होगा अगर कोई गिल्ड ऐसे इवेंट में शामिल हो जाए। फिर गिल्ड इस एक फायदे के दम पर शहर का टॉप गिल्ड बन सकता है। यह बात सब समझ गए। जैसे ही सिस्टम वाइड नोटिफिकेशन आया, हर एम्बिशियस प्लेयर, सोलो ग्राइंडर और गिल्ड रैट गार्थ सिटी के बाहरी इलाकों की ओर ऐसे दौड़े जैसे उनका भविष्य इसी पर निर्भर हो। हालांकि इवेंट जोन में पहुंचने के बाद असलियत दर्दनाक रूप से साफ हो गई। मूनलाइट पपर। दोस्तों, बंदरों ने मेरे टैंक पेट को एक ही शॉट में मार गिराया। यह एक रॉक टर्टल था। फ्लिमफिस्टर। एक रॉक टर्टल। उस चीज में 400 बेस डिफेंस है। डार्कस्नैक। मैंने तुमसे कहा था, लॉग आउट करो। ग्रेप जूस टैंक। बहुत देर हो गई। उन्होंने मेरी पार्टी को सूप बना दिया। सच में सूप? बास्टर्ड। धत तेरे की। यहां बाहर प्लैनेट ऑफ द एप्स है। मत आओ, तुम मर जाओगे। किसी ने भी चैट पर ध्यान नहीं दिया और न ही चेतावनियों पर ध्यान दिया क्योंकि 3x EXP का लालच बहुत मीठा, बहुत नशीला था। जब तक बहुत ज्यादा उत्सुक एडवेंचर करने वालों की पहली लहर आई, तब तक इवेंट जोन के बाहरी किनारे पहले से ही गिरी हुई लूट से अटे पड़े थे। इवेंट जोन में एक अविश्वसनीय सीन हो रहा था। ब्लड रेथ खुशी से मुस्कुराया जब उसने एक एक करके पत्थर के बंदरों से मारे जा रहे लोगों को देखा। पहले तो उसे खुद भी स्थिति के बारे में पक्का नहीं था, लेकिन यह देखकर कि उसका भाई अभी भी मजबूत है, उसने खुद को यकीन दिलाया कि चिंता की कोई बात नहीं है। डेमन पहले की तरह ही एक के बाद एक पत्थर के बंदरों को लगातार मार रहा था। मैं इसी के बारे में बात कर रहा हूं। लव यू ब्रो। तुम मेरे इकलौते बड़े ब्रो हो। ब्लड गॉड और ब्लड रेथ इस दुनिया पर राज करेंगे। बाहा हा हा। जोर से चिल्लाते और खुशी मनाते हुए ब्लड रेथ ने अपने पर्सनल इवेंट में आए कीड़ों को नफरत से देखा। बेशक वह औरतों के साथ इतना साफ तौर पर बदतमीज नहीं हो सकता था। आखिरकार हर औरत एक नाइट इन शाइनिंग आर्मर की हकदार है।
वह एक मुसीबत में फंसी लड़की को बचाने के लिए लगभग दौड़ ही गया था कि तभी एक पत्थर के बंदर की तीखी नजर ने उसे माफी मांगते हुए पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। वह मुसीबत में फंसी लड़की बुरी तरह कुचली गई, उसका कोई भी चेहरा अब पहचाना भी नहीं जा रहा था। डेमन ने यह देखकर माथा पीट लिया। अब उसे समझ आया कि इतने सारे लोगों ने इस आदमी का उसके पिछले जन्म में पीछा क्यों किया और उसे क्यों मारा। उसने बेबसी से सिर हिलाया और मारना जारी रखा। इस बीच ज्यादा से ज्यादा प्लेयर्स इवेंट जोन में आने लगे। कई लोगों के मरने के बावजूद दूसरे लोग हाथ आजमाने से खुद को रोक नहीं पाए। कुछ ने बड़े पार्टी ग्रुप्स में बंदरों को मारने की कोशिश की और कुछ अपने गिल्ड को भी साथ लाए। डेमन इन लोगों का शुक्रिया अदा कर सकता था क्योंकि इससे उसकी जिंदगी बहुत आसान हो गई थी। जब बंदरों को अपना गुस्सा निकालने के लिए दूसरे टारगेट मिल गए तो उसने खुशी खुशी शैडो स्टेप का इस्तेमाल किया और उन्हें मारता रहा। उसी समय उसका शैडो क्लोन इधर उधर दौड़ रहा था और लूट इकट्ठा कर रहा था। जाहिर है डेमन ने सिर्फ बंदरों के साथ रहने का प्लान नहीं बनाया था। इतने सारे नए टारगेट उसके सामने आ गए थे, वह सिर्फ जानवरों पर ही क्यों टिका रहेगा। बंदर जल्द ही कहीं नहीं जा रहे हैं। मुझे जाकर सभी अनचाहे मेहमानों का स्वागत करना चाहिए। डेमन की लाल आंखें बैटलफील्ड में घूम रही थीं, प्लेयर्स को लूट के लिए हाथापाई करते हुए, बेतहाशा स्पेल फेंकते हुए देख रही थीं। देखते हैं तुम लोग किस तरह के स्किल्स सीखते हो। वह चुपचाप एक हीलर के पीछे आ गया। गलत जगह, गलत समय। इससे पहले कि प्लेयर रिएक्ट कर पाता, डेमन का पंजा सर्जिकल सटीकता के साथ उनकी पीठ में घुस गया। उसकी नजर में एक नोटिफिकेशन चमका। डिंग, तुमने प्लेयर होली हक्स को मार डाला है। ब्लडलाइन एक्सट्रैक्शन शुरू हो रहा है। स्किल हासिल माइनर हीलिंग लाइट LV.1। डेमन के होंठ सिकुड़ गए। बुरा नहीं है, मुझे कभी कभी पैचअप की जरूरत पड़ सकती है। रुको, क्या मैं यह स्किल इस्तेमाल भी कर सकता हूं? क्या मैं सभी तरह की अफिनिटीज की सभी स्किल्स इस्तेमाल कर सकता हूं? उसने सोचा। उसने अपनी पिछली जिंदगी में कई वैम्पायर को शैडो स्किल्स इस्तेमाल करते देखा था और उसने इस पर ज्यादा सवाल नहीं उठाया था। आग कुछ हद तक कंपैटिबल हो सकती है, लेकिन पवित्र और दिव्य उसके नेचर के बिल्कुल उलट थे। वैम्पायर अंधेरे के जीव थे, उनका ब्लडलाइन श्राप और रात से भरा हुआ था। पवित्र और दिव्य एनर्जीज सिर्फ इनकम्पैटिबल नहीं थीं, वे एक्टिवली नुकसानदायक भी थीं। उनका इस्तेमाल करना आग को तेल से बुझाने जैसा होगा। और फिर भी सिस्टम ने उसे स्किल दी थी। वार्निंग नहीं, पेनल्टी नहीं, बस दी थी। क्या वह अपनी यूनिक ब्लडलाइन की वजह से सभी स्किल्स इस्तेमाल कर सकता था? डेमन ने बाद में यह एक्सपेरिमेंट करने का फैसला किया। अब और स्किल्स उसका इंतजार कर रही थीं। हीलर का शरीर झुक गया और रोशनी के एक झोंके में गायब हो गया, पीछे एक सुनहरा ब्रेसलेट छोड़ गया। डेमन नहीं रुका। शैडो स्टेप एक्टिवेट हो गया और उसने ब्रेसलेट जेब में रख लिया और नजरों से ओझल हो गया।